have provided such an massive platform where we can talk about artificial intelligence, machine learning, deep learning, data science, and much more. Now, I'm going to introduce my team, me, Mohammad Qasim. I'm working as a data scientist since 2000 and also teaching on national level with PIAIC. My partner is Dr. Numan. He is very great leader in AI field. He has much more experience in AI, machine learning, and computer science. So we will talk in Urdu and English, both language we can use. So I'm going to share my screen. So guys, can you see my screen? Yes, sir. Great. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस डायग्राम को समझना है या सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है। देखिए इंसान जो है ना अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर चीज़ों को सीखता है। अच्छा, जब वो एक्सपीरियंस यानी लाइफ के अंदर उसकी यानी क्या नाम है एक्सपीरियंस बनता है, अब कोई भी चीज़ उससे रेलिवेंट उसके सामने आती है वो अपने उस प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको बहुत एफिशिएंट वे के अंदर परफॉर्म करता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मसनूई जहानत। यानी अब ये चीज़ हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो किस तरह हम इसको प्रोवाइड करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात होती है तो हम इन तीन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि हर वो काम जो इंसान कर सकता है हम मशीन से करवाने की कोशिश करें। तो एनजीओ का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है AI फॉर एवरीवन, और तकरीबन वो आप सब लोगों ने किया हुआ है। तो अगर आपने वो किया हुआ है तो इंटेलिजेंस की दो टाइप यहाँ पे आती है, एक होता है AGI और एक होता है ANI। AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया में जितनी भी अचीवमेंट हुई है वो फॉल करती है ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर, और हमारा पर्पस ये है कि हम AGI की तरफ मूव हों। तो सोफिया और इस तरह के दूसरे जो आप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देख रहे हैं AI के, वो भी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की टाइप में। अच्छा, अब हम ये जो आप देख रहे हैं ना डायग्राम, अगर इस डायग्राम को आप समझ लें तो यकीन माने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम टाइप को समझ लेंगे कि उसमें किस तरह काम होता है, उसमें किस तरह वर्किंग होती है। अच्छा, मैं ना अपनी वीडियो जो है ना वो स्टॉप करने जा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन अभी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है मेरी? जी सर। Yes, sir. ग्रेट। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना जो आप डायग्राम में देख रहे हैं हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, इसको हम परफॉर्म भी करेंगे। अगर मैं डेफिनेशन देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंबॉलिक AI क्या होती है, फिर मैं सेकंड आपको बताऊंगा मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है। तो हम बाकायदा विद एग्जाम्पल को देखते हुए चलेंगे, कोड करते हुए चलेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासिकल प्रोग्रामिंग क्या है, मशीन लर्निंग हम मशीन को किस तरह डेटा देते हैं, और डीप लर्निंग क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई इस यानी सेशन के अंदर ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन यानी अटेंड कर रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि मशीन में डेटा क्या होता है या इस तरह की चीज़ें, कोई बिल्कुल बिगनर हो? यस सर, पता नहीं। यार ये सच बात है ना, सच कह रहे हो मुसलमान कभी झूठ नहीं कहता। ठीक है, चलें, ग्रेट। तो हम बिल्कुल यानी बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और फिर आज एडवांस टॉपिक तक हम जाएंगे, और डॉक्टर नुमान हमें बहुत एडवांस लेवल तक की यानी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क वगैरह, LSTM वगैरह किस तरह काम करता है वो भी हम समझेंगे। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी काम हम मशीन से यानी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके करवाएं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। सबसे पहले दौर जो आया उसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक AI। सिंबॉलिक AI में क्या होता है कि अच्छा ये अब आगे हम देखेंगे। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं सबसे पेरेंट फील्ड जो आपको ऊपर नज़र आ रही है वो है AI, उसकी सब फील्ड
जिसका नाम है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग की भी सब फील्ड है जिसका नाम है डीप लर्निंग यानी डीएल उसको कह रहे हैं, या एनएन न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, ये इनकी सब फील्ड है। इसी तरह डेटा साइंस को अगर हम देखते हैं तो डेटा साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सिंबॉलिक एआई भी इस्तेमाल होती है, मशीन लर्निंग की टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती है, और इसी तरह आप देखें डीप लर्निंग को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब को इस्तेमाल करते हुए और इसके अलावा दूसरे भी टूल्स हैं उन सबको भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटा साइंस। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं ये हमें देखनी है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि लर्निंग की क्या टाइप होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव होते हैं। सबसे पहली जो हमारी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसे हम सिंबॉलिक एआई भी कहते हैं, क्लासिकल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहली यानी कंप्यूटर की दुनिया में जो यानी फील्ड मुतारिफ हुई थी इंटेलिजेंस, वो थी आपकी क्लासिकल। उसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और लैंग्वेज के मुख्तलिफ लेवल होते हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो उस पर हम बहस नहीं करते। लैंग्वेज का मतलब है जिस तरह मैं आपसे अभी इंग्लिश या उर्दू में बात कर रहा हूँ, अपना कोई भी मैसेज आप तक कन्वे करूँ, आपको समझाऊँ, आपसे वो टास्क परफॉर्म करवाऊँ, तो उसके लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। वो लैंग्वेज आपकी उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या वो कोई इशारों की लैंग्वेज भी हो सकती है। तो लैंग्वेज आपकी किसी भी दूसरे पर्सन से अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, डॉट नेट हो, नॉट जेएस हो, इसका मतलब है अभी तक आपने कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो इसका मतलब है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हो, और कौन सी फील्ड पे, सिंबॉलिक एआई के ऊपर आप काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर हैं या मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स आप कह सकते हैं। अच्छा, फिर सेकंड हमारे पास आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में क्या होता है इसको हम ज़रा आगे डायग्राम से समझते हैं। क्लासिकल प्रोग्रामिंग जब हमारे पास आई, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मशीन को, मशीन क्या है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज़ है रूल्स, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम, जो सी लैंग्वेज के ऊपर आप लिखते हैं। हम सिंपल सी एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। आपके जो आप मैट्रिक के इंटर के एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स कलेक्ट किए जाते हैं, आपकी परसेंटेज निकाली जाती है और परसेंटेज की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आपका ग्रेड क्या है, आप ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। तो सिंपल से वो क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल किया तो उसमें इफ़ एल्स की कंडीशन आपने बहुत अच्छे से सीखी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब ग्रेड निकालता हूं तो एक रूल लिखता हूं जिसके अंदर क्या होता है, जिसे आप कहते हैं फार्मूला। उस फार्मूला कंडीशन लगाते हो कि अगर परसेंटेज 80 से अबव हो या इक्वल हो तो ए प्लस ग्रेड होता है, 70 से अबव या ग्रेटर देन हो, इक्वल हो, तो उसका ग्रेड होगा ए। इसी तरह बी, सी, डी, ई, एफ और फेल ग्रेड हमारे पास मौजूद होते हैं। तो वो जो आप रूल्स लिखते हैं, वो जो आप कंडीशन लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उससे हम प्रोग्राम भी कहते हैं, उससे हम रूल्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो रूल्स हमने देखे कि आप जो प्रोग्राम के अंदर रूल्स लिखते हैं, इफ़ एल्स की लॉजिक लिखते हैं, वो आपके कहलाते हैं रूल्स। फिर दूसरा आप देते हैं मशीन को डेटा। डेटा क्या है, जो भी नया स्टूडेंट जिसके नंबर आए हैं उसके मैं नंबर कंप्यूटर को इनपुट देता हूं और उसके अगेंस्ट कंप्यूटर हमें बताता है उसका ग्रेड क्या है। इस डायग्राम से आप इसको बेहतर समझेंगे। देखिए, ये क्लासिकल प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर में दोस्तों यस सर। आपको बिल्कुल यानी एक दोस्ताना माहौल में एक बहुत अच्छा, ये डिफरेंसेस बताइएगा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल डीप लर्निंग में। जी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइक म्यूट करें। अच्छा, हम ना बिल्कुल इस सेशन को ना एक जैसे दोस्ताना माहौल में आप लर्निंग कर रहे होते हैं ना, जिस तरह आप अपने दोस्त से सवालात करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरह बिना झिझक आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जब तक आप दोस्त बन के नहीं सीखेंगे मज़ा नहीं आएगा। टीचर बन के अगर हम सीखेंगे तो वो हमेशा वो डर ही रहता है कि टीचर से आप हर तरह के सवाल नहीं कर सकते। तो बिला झिझक आप कोई भी आपके जहन में सवाल है रेलिवेंट, वो आप मुझसे कर सकते हैं।
अच्छा, तो अब ना हम इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है। ये डायग्राम जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखें मैंने एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है। यहाँ आप देखें ना ऊपर वाली डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम क्या देते हैं, मशीन को रूल्स इनपुट देते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रेड का, जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ये रूल्स है। मशीन को मैंने लिखा कि 80 से ज़्यादा हो तो ग्रेड A+, 70 से ज़्यादा A B C D E F। तो ये हमने ग्रेड के क्या लिखी है, लॉजिक लिखी है, प्रोग्राम लिखा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या सिंबॉलिक एआई में क्या कहते हैं, रूल्स मशीन को दी। दूसरी चीज़, एक स्टूडेंट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 5 के उसके कुछ मार्क्स हैं। वो मार्क्स मैंने क्या दिए उसको, यानी सम करके परसेंटेज निकाल के मशीन को दिए। तो मशीन को हम दो चीज़ें दे रहे हैं, रूल्स यानी प्रोग्राम जो कि इंसान राइट करेगा, प्रोग्रामर राइट करेगा, और दूसरा हम इनपुट देंगे यानी किस स्टूडेंट के कितने नंबर्स आए। फिर ये जब मशीन के पास जाते हैं तो मशीन हमें प्रोवाइड करती है उसका आंसर, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मशीन को हमने रूल्स और इनपुट दिए तो मशीन ने उसके अगेंस्ट हमें क्या प्रोवाइड किया, ग्रेड। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई कि मशीन को हम दो चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ क्या होगी आपके रूल्स, दूसरी चीज़ आपकी होगी इनपुट। मशीन हमें प्रोवाइड करेगी आंसर। जी जी सर, इनपुट मीन डेटा। इनपुट मीन डेटा, बिल्कुल, इनपुट मीन डेटा। आप यहाँ पे डेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये डेटा ना कुछ भी हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकते हैं, ये कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई डायग्राम, कुछ भी XYZ। डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है जो कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमें पता चला कि हमने मशीन को प्रोग्राम दिए और दूसरी क्या चीज़ दी है, उसका इनपुट दिया, और मशीन ने उसके अगेंस्ट हमें क्या प्रोवाइड किया, उसका आंसर। अच्छा, यही चीज़ ना मैं आपको ज़रा कोड के अंदर भी कर, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो ये मैंने रेपो वगैरह बनाई है और आप लोग के साथ मैं गेट कर शेयर कर दूँगा। अच्छा, मुझे बताएं जुपिटर नोटबुक शो हो रही है? जी दोस्तों। यस सर, हो रही है। ओके, ग्रेट। अच्छा, हमने क्या किया है, ग्रेडिंग सिस्टम हम बना रहे हैं। numpy और pandas की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया है, रैंडमली डेटा जनरेट करवाया है, ग्रेड A B C D और A+ तक के लिए रैंडमली डेटा है। आप इसको नहीं देखें, जो डेटा जनरेट हो जाए इसको देखें, ये आपका डेटा जनरेट हुआ है। सिंबॉलिक एआई यानी मैं काम कर रहा हूँ मशीन लर्निंग की सबसे पहले क्लासिकल प्रोग्रामिंग पे काम। हमने क्या किया, तमाम सब्जेक्ट के जो मार्क्स उनको प्लस किया। आप ये देख सकते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 5 के नंबर आपके क्या होगा, ऐड होगा। जैसे एक्सेल पे काम करते हैं, आप यही कंसीडर करें आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं। सेकंड चीज़ पे हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज निकाली। तो अब क्या हुआ, हर स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हैं और दूसरी चीज़ आपके पास क्या मौजूद है, परसेंटेज। तो इसकी बेस के ऊपर हर स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि रो नंबर 1 जो है, इंडेक्स नंबर 1, इसका जो ग्रेड होगा क्या होगा दोस्तों। अगर इसकी परसेंटेज 23 है, इसका ग्रेड क्या होना चाहिए जी, एनीवन? सर मैसेज में बता सकते हैं, म्यूट किया हुआ है मैंने सबको। अच्छा, म्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ना मैसेज पे बता सकते हैं, तो शहजाद उसको रीड कर लेंगे। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि भाई आपकी परसेंटेज अगर 23 है, इट्स मीन ये क्या होगा, फेल होगा। अच्छा, अब देखिए, मुझे हर एक रेंज के हिसाब से परसेंटेज को देखना है और उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करना है। तो अब मैं काम कर रहा हूँ क्लासिकल प्रोग्रामिंग पे। क्लासिकल प्रोग्रामिंग पे हम मशीन को दो चीज़ें देते थे, सबसे पहले रूल्स और दूसरा क्या था, इनपुट, और वो हमें प्रोवाइड करता था आउटपुट, जिसे आप क्या कह रहे थे, आंसर। तो सबसे पहले देखिए, मैंने रूल्स लिखे, एक ग्रेड का फंक्शन बनाया है, और इसको मैंने, जैसे आप एक्सेल पे अप्लाई करते हैं ना, जैसा आप यही कंसीडर करें आपने एक्सेल के ऊपर अप्लाई किया, तो जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ, मैंने क्या किया कि परसेंटेज के ऊपर ये फंक्शन जैसे ही अप्लाई हुआ तो मशीन अब हमें बता रही है हर परसेंटेज के अगेंस्ट उसका ग्रेड। अच्छा, हेड से टॉप आते हैं, टेल से बॉटम 5। तो आप देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट के अगेंस्ट हमारे पास हर रिकॉर्ड्स, ये एक रो जो है ये आपका कहलाती है एक इनपुट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता है कि रो वाइज डेटा को देखें तो हम इसको रिकॉर्ड्स कहते हैं, कॉलम वाइज डेटा को हम देखें तो मशीन के अंदर, हम मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग में इसको हम कहते हैं फीचर्स। तो
पूरा आपके पास एक टैबलेट डेटा है, सैंपल्स हैं, पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है। रो वाइज डेटा देखते हैं, रिकॉर्ड्स कहलाता है। कॉलम वाइज आप यानी एक कॉलम का डेटा उठाते हैं तो उसको हम कहते हैं फीचर्स। तो आपकी परसेंटेज फीचर्स के अगेंस्ट हमने ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग की कि अगर ये रूल्स हों तो उसके अगेंस्ट आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो मशीन सिर्फ इन रूल्स के ऊपर ही काम करेगी, इससे हट के कोई काम नहीं कर सकती। तो मशीन सर वो लर्निंग। बंदे जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अनम्यूट करें। जी जी बात। इबाद, आपको अपने माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो ओके, सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इबाद कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सही सही। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, हमें अगर सीखना है तो हम कहाँ से सीखें? अभी ये तो हम सेशन ले रहे हैं, तो उसके जी जी बाद में क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ से सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये आपको सेशन के बाद बता दीजिएगा। ठीक है, शहजाद इसके ऊपर यानी आपको डीपली यानी बता देंगे सेशन के बाद। तो जैसे अभी तो हम इसको सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग कनेक्ट तो हैं सब हमसे, तो किस तरह लर्निंग करनी, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें आपसे हम शेयर कर देंगे। अच्छा, तो हमने सबसे पहले ट्रांजिशनल सर रो प्रोग्रामिंग और कॉलम को क्या बोलते हैं? इसको, ओके, रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम को हम कहते हैं फीचर। तो जब भी हम यानी टैबलेट डेटा या मशीन लर्निंग की टर्म्स में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो आपके पास पूरा जो डेटा यानी मौजूद है, पूरा टेबल जिसके अंदर आपकी यानी 50,000 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डेटा सैंपल्स कहलाते हैं, डेटा सैंपल्स कहलाते हैं। आप एक बंदे का डेटा उठाएं यानी रो नंबर जो भी ये है, इस बंदे का मैं डेटा उठाता हूँ तो इसको हम कहते हैं एक रिकॉर्ड है हमारे पास। और एक कॉलम अगर उठाने S1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है तो इसको हम कहते हैं S1 एक फीचर है, S2 एक फीचर है और 10 मार्क्स एक फीचर है। तो फीचर, रिकॉर्ड्स और सैंपल डेटा, तो ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता फैमिलियर हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई मुश्किल हुई दोस्तों ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग में? नो सर। ठीक है, चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमने ये चीज़ देखी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली फील्ड थी क्लासिकल प्रोग्रामिंग और उसके अंदर किस तरह काम होता है। तो इसका मतलब है आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आप क्या नाम है, सी पे, सी शार्प पे, डॉट नेट पे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो आप कोड लिखते हैं, आप क्लासिकल प्रोग्रामिंग करते हैं, ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली फील्ड कहेंगे, जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक एआई या क्लासिकल प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। सर 3 सवाल और हैं, तो वो अभी ले लें या तो फिर उसके बाद? बिल्कुल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। ठीक है। कोई- अ, इमरान जी, भाई, यू कैन स्पीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि हम एआई में पढ़ते हैं मशीन लर्निंग, इसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, मशीन प्रोग्रामिंग कह सकते हैं सर इसको? बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसको मशीन लर्निंग क्यों कहते हैं, मशीन प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कहते। ठीक है, अभी मैं इसी यस चीज़ सर। को डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, यस ओके, सर, थैंक यू। मस्त। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग में लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी कि आपने देखा कि जितने रूल्स मैं सोच सकता हूँ कि भाई 80 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, वही जो प्रोग्रामर यानी इंसान सोच सकता है, उसको किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकता है, वही इंटेलिजेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे हट के हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि आप जितना सोच सकते हैं, प्रोग्रामर जितना सोच सकता है, कोई को टीम मिल के आपस में क्रॉस फंक्शनल कोई भी काम कर रही है, वो जितने रूल्स सोच सकती है, सिर्फ वही रूल्स जो आप टाइप करेंगे, इंसान लिखेगा, प्रोग्रामर लिखेगा, वही इंटेलिजेंस हम मशीन को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इंटेलिजेंस उसको नहीं बना सकते। सर ठीक है, देयर तो आर 2 क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, जी यस सर, 1 मिनट। सुमेरा, यू कैन आस्क।
ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो अभी आपने जो जो स्लाइड्स कवर किए हैं, ये आपने अंडर द कैप्शन किए सिंबॉलिक एआई, राइट? तो हम इसको सिंबॉलिक एआई सर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक जितना भी मैंने आपको सुना है उसमें तो हम एक ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग ही चल रही है, जिसमें हम रूल्स और इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है, जैसे कि जो हम करते हैं सी शार्प या जावा में या जावा स्क्रिप्ट में। सो व्हाई डू वी कॉल इट एज सिंबॉलिक एआई? ओके, ठीक है। तो खैर आपकी ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग का एक और नाम है जिसे हम सिंबॉलिक एआई भी कहते हैं। तो इस वजह से इसका पुराना नाम है, और सिंबॉलिक का मुराद है यानी आप जो सिंबल्स वगैरह या जो भी आप प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप देखें प्रोग्रामिंग पे जो कर रहे हैं साइंटैक्स है। साइंटैक्स क्या है? सिंबल्स है। तो वो सिंबल्स जो आप बता रहे हैं मशीन को, उन्हीं सिंबल्स की बेस के ऊपर मशीन रिएक्ट करती है, ठीक है ना? तो ये साइंटैक्स है। ABCD में मैं लिख रहा हूँ, इससे पहले बाइनरी कोड के अंदर काम होता था 0-1 लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर, तो वो सिंबल है। हर कैरेक्टर भी एक क्या सिंबल है, साइंटैक्स भी एक सिंबल है। तो जो आप सिंबल उसको देंगे उसी सिंबल की बेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो उसको हम ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, उसको हम सिंबॉलिक एआई भी कहते हैं। तो उनके नाम है, ये हमने नहीं रखी है, पहले से नाम है। तो अच्छा सर, ये जो अदर देन जो सिंबॉलिक एआई है उसको हम फिर जनरल एआई कहेंगे या नैरो एआई कहेंगे या क्या कहेंगे फिर हम उसको, अदर देन सिंबॉलिक, या उसको जस्ट एआई कहेंगे? उसको जस्ट एआई ही हम कहेंगे। और उसकी फिर पहली टाइप हमारे पास आ रही है जिसका नाम है मशीन लर्निंग। तो अब हम मशीन लर्निंग को समझते हैं तो फिर ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि मशीन, अच्छा मशीन लर्निंग क्यों कह रहे हैं, मशीन प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कह रहे, ठीक है? तो ये चीज़ अब इस स्लाइड में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग में लिमिटेशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी कि इंसान जितना सोच सकता है, प्रोग्रामर जितना सोच सकता है, वही इंटेलिजेंस हम मशीन को दे सकते हैं, उससे हटके नहीं दे सकते। तो अब हमारे पास दूसरी टाइप आई है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, आप मशीन को डेटा और आंसर दे रहे हैं और मशीन आपको रूल्स लिख के दे रही है। तो आप इसमें फर्क देख रहे हैं कि आपके पास, देखें आप जिस दौर में मौजूद हैं ना, यहाँ पे डेटा बहुत है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब मैं डेटा को देख के मशीन को कह रहा हूँ खुद सीखो। पहले क्या हो रहा था कि मैं जो सोच सकता हूँ मैं लिखूंगा, वो रूल्स डिफाइन होगा, उसकी बेस पर डिसीजन लेगी। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास डेटा मौजूद है 1 लाख या 1 मिलियन कस्टमर्स का, जो कि ट्रांजेक्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है। तो पहले फ्रॉड के जो रूल्स होते थे मैं खुद लिखता था कि अगर ये एक चीज़ें होती हैं चेंज तो वो फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ, मेरे पास बेशुमार 1 मिलियन 2 मिलियन बैंक का डेटा मौजूद है, जो मैं मशीन को डेटा देता हूं और मशीन खुद फाइंड करेगी कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंजिंग आती है, ठीक है? तो मशीन खुद सीखेगी। तो हम मशीन को देंगे डेटा, यानी 1 मिलियन कस्टमर्स का डेटा मैं मशीन को देता और उसके आगे उसका आंसर होगा, यानी लेबल होगा इसके साथ फ्रॉड हुआ या नहीं। मैं डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को स्टूडेंट का डेटा दूंगा कि भाई ये इसके नंबर्स हैं और ये इसका ग्रेड है, तो मशीन उसमें से खुद रूल्स फाइंड कर लेगी कि ग्रेड के क्या कंडीशन होती है, 80 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा अगर परसेंटेज हो तो वो रूल्स अब मशीन खुद फाइंड करेगी। मैंने लिमिटेड रूल्स लिखे थे, मशीन उससे कई गुना ज़्यादा जो उसके डेटा के अंदर हिडन पैटर्न है वो फाइंड कर लेगी। तो मशीन लर्निंग में यही सेम काम होता है। आप मशीन को डेटा देते हैं, उसका आंसर देते हैं, मशीन उसमें से रूल फाइंड करती है। डीप लर्निंग उसका एडवांस वर्जन है, मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है या उसकी सब फील्ड है जिसका नाम है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का नाम आप जब भी सुने तो यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग की मैं बात करता हूँ तो मशीन लर्निंग के अंदर बेशुमार एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम नहीं है। नेवी बायस है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, इसके अलावा बेशुमार एल्गोरिथम हैं जो कि मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डीप लर्निंग जब भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रॉब्लम न्यूरल नेटवर्क से ही सॉल्व होगी, ठीक है? तो ये आपको बात याद रखनी है। अच्छा, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में बुनियादी फर्क क्या है? अभी आप देखेंगे कि जब मशीन लर्निंग पे मैं काम करता हूँ ना, फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग हमें खुद करना पड़ती है। फीचर से क्या मुराद है, अभी मैंने आपको बताया था कॉलम। लेकिन मैं अगर बात करूं
अच्छा, टैबुलर डेटा के अंदर फीचर्स फाइंड करना, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप कोरिलेशन वगैरह फाइंड करते हैं, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलम आपके ए टू बी मैपिंग के साथ यानी इनपुट डेटा और आंसर के साथ कनेक्ट हैं, तो सिर्फ आप रेलिवेंट डेटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि टैबुलर डेटा में ये चीज फाइंड करना बहुत आसान है, मैं आपको एक तस्वीर देता हूँ, डॉग एंड कैट, दो तस्वीरें आपके पास आई और मैं आपको कहूँ कि यार कैट को पहचानने के लिए उसकी क्या क्या फीचर्स होंगे, तो फीचर्स आप कहेंगे कि कैट की आंख, नाक, कान, दुम, मूछें, बेशुमार फीचर्स आप गिनवा देंगे, आप 1000 ऑफ फीचर्स सिर्फ एक कैट के अंदर गिनवा सकते हैं। तो अब आप ये सोचें कि वो चेक करना या उन फीचर से रेलेवेंट कोड लिखना अगर आप सिंबॉलिक एआई से करें कितना मुश्किल तरीन काम है। तो मशीन लर्निंग एक वक्त पे आके यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कि आप फीचर इंजीनियरिंग जो आपका यानी इमेज डेटा है जिसमें मोशन आ रही है उसके अंदर फाइंड करना बड़ा मुश्किल तरीन काम था। डीप लर्निंग जो हम करेंगे, डीप लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मशीन ऑटोमेटिक फीचर इंजीनियरिंग करती है, यानी जो रेलेवेंट कॉलम्स होते हैं डेटा के अंदर या रेलेवेंट जो तस्वीर के अंदर आंख, नाक, कान, कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मशीन खुद फाइंड करती है। तो इसको ज़रा हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, उसके अंदर डेटा और आंसर हम मशीन को देते हैं और मशीन हमें प्रोवाइड करती है रूल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं डेटा में मैं क्या दे रहा हूँ, डेटा में आप देख रहे हैं स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड्स जा रहा है कि भाई S1, S2, S3 ये इसके सब्जेक्ट हैं, ये इसके ऑफ 10 मार्क्स और ये इसकी क्या थी परसेंटेज, और आंसर में हम क्या दे रहे हैं उसका ग्रेड। मशीन के पास ये डेटा गया, अच्छा मशीन से मुराद ये है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम, ठीक है, वो नेवी बायस हो सकता है, डिसीजन ट्री हो सकता है, रैंडम फॉरेस्ट हो सकता है, या इसके अलावा भी दूसरे एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो मशीन के पास दो चीजें गई, एक स्टूडेंट के नंबर्स और उसका ग्रेड यानी जो भी उसका लेवल था। मशीन ने खुद ब खुद हमें क्या फाइंड करके दे दिए, उसके रूल्स, यानी ये रूल्स मैंने पहले खुद लिखे थे, लेकिन अब मशीन को आप डेटा दे उसका आंसर दे, मशीन आपको खुद रूल्स फाइंड करके दे देगी। तो इस वजह से पहले मैं कोड लिखता था, रूल्स लिखता था, इसलिए हम उसको कहते थे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर उसको लिखता था। यहाँ लर्निंग क्यों कह रहे हैं कि मशीन को मैंने बेशुमार डेटा दिया, उस डेटा में जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उसमें जो रूल्स होंगे, मशीन वो हमें राइट करके दे देगी। ये चीज समझ आई आप लोगों के दोस्तों? अच्छा, आई थिंक सब म्यूट हैं, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को, यानी जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर एक सर थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, क्या समझते हैं ये बताएं। हम मशीन को आंसर दे रहे हैं, फिर वो हमें रूल बता रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% यही चीज मैंने कही। मशीन को अब हर स्टूडेंट का उसका डेटा दे रहे हैं और उसका लेबल दे रहे हैं कि भाई इस बंदे ये डेटा होता है तो ये क्या होता है, ये फेल होता है, उसका ये डेटा होता है तो वो क्या होता है, A+ होता है। या मैं इमेज उसको दे रहा हूँ कि भाई ये कासिम की इमेज है, कासिम की 10 तस्वीर दिखाई, तो ये तस्वीर है और उसका लेबल है कासिम। मैं डॉग की या कैट की इमेज दे रहा हूँ, उसका लेबल बता रहा हूँ कि भाई ये कैट है या डॉग है। तो मशीन आपकी जो भी एल्गोरिथम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ब खुद उसके अंदर जो रेलिवेंट रूल्स हैं वो फाइंड कर लेगी। तो आप सोचें हमारे पास जिस दुनिया में हम मौजूद हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास मौजूद है, तो हम उस डेटा को मशीन को उठा के देते हैं, मशीन उसमें से हमें बेशुमार पैटर्न फाइंड करके रूल्स दे देती है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम मॉडल भी कहते हैं, हम इसको मशीन लर्निंग एजेंट भी कहते हैं। तो वो हमें एक एजेंट बना के दे देती है, वो एजेंट हम इन फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। कोई भी अब कासिम की नई तस्वीर दें जो कि उसमें मौजूद भी नहीं थी, वो कासिम को फिर भी पहचान लेगी। कोई भी आप ऐसा नंबर दें जो आपके ट्रेनिंग या रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन मशीन क्या करेगी सॉरी मशीन क्या करेगी, जो बेस्ट उसकी कॉम्बिनेशन होगी जिसके साथ वो मैच हो रहा होगा वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये चीज समझ आई जी दोस्तों? ओके, सब म्यूट होंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले मशीन लर्निंग की इसी प्रॉब्लम को, एक एल्गोरिथम है जिसका नाम मैंने आपको बताया डिसीजन ट्री। अच्छा, डिसीजन ट्री बहुत ही यानी आप ह्यूज टॉपिक कह सकते हैं, सिर्फ मैं उसको अभी कवर करवाऊँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें एंट्रोपी होता है, गेन होता है,
और इसके अलावा आपकी क्या नाम है इंफॉर्मेशन गेन है, एंट्रोपी है, और 2-3 तरीके आपके पास हैं। तो वो डिसीजन ट्री किस तरह बनती है, कैसे। तो अब मैं आपको यही दिखाऊंगा कि जो आपको रूल्स फाइंड हुए ना ये मशीन ने हमें फाइंड करके दी कि ये देखिए इतनी परसेंटेज होगी तो उसका ग्रेड ये होगा, इतनी परसेंटेज होगी तो उसका ग्रेड ये होगा। तो ये मशीन खुद फाइंड करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, अब ये कैसे हो रही है, ये इस तरह होगी। मैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को 2 चीज़ें दूंगा, इनपुट और उसका आउटपुट। मशीन हमें ये रूल्स फाइंड करके दे रही है जो कि मैंने एल्गोरिथम इस्तेमाल किए सॉरी जो कि हमने एल्गोरिथम इस्तेमाल किया यहाँ पे डिसीजन ट्री। सबसे सिंपल एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। ठीक है अच्छा, मैं जुपिटर नोटबुक की तरफ चलता हूँ। अच्छा, ये सेम चीज हम करते हैं किसके ऊपर। अच्छा, हमारे पास क्या होते थे रूल्स वगैरह फाइंड के, कौन से रेलेवेंट फीचर्स हैं, किसका रिलेशन आपके ग्रेड के साथ। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेड जो है ना ये प्रिडिक्ट करवाना है। जब मुझे ये चीज़ प्रिडिक्ट करवानी है तो मैं देखूंगा कौन कौन से कॉलम्स, कौन कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। तो फीचर हमें सिलेक्ट करना पड़ते हैं, यानी मैं फीचर 1, S1, S2, S3 और 10 मार्क्स रखूँ, परसेंटेज रखूँ। तो कौन से इनपुट होंगे और कौन सा आउटपुट। आउटपुट तो कांस्टेंट है, ग्रेड होगा, लेकिन यहाँ से कौन से कॉलम रखने हैं। रेलिवेंट कॉलम देंगे तो आपका एल्गोरिथम कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें से फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो ये हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखें हमारे पास जो टोटल डेटा है 5000 के हमारे पास टोटल हर ग्रेड के सैंपल्स मौजूद हैं। अब हमने क्या किया, कोरिलेशन फाइंड करनी है। तो कोरिलेशन सिंपल, आपने डेटा फ्रेम के ऊपर कोरिलेशन फाइंड कर ली। तो कोरिलेशन हमें बता रहा है हर कॉलम के साथ। देख लें भाई, आपका S1, S2 ये सब्जेक्ट है और ये क्या आपकी परसेंटेज। ग्रेड का कॉलम आई थिंक इसमें मौजूद नहीं है ना, तो ओके, तो हमने ग्रेड के कॉलम पे लगाया भी नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रेड था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, जैसे मैंने कोरिलेशन निकाली है तो जो न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक यानी जो नंबर्स में डेटा मौजूद थे, फीचर्स थे, उनके दरमियान इसने क्या निकाली, कोरिलेशन। ऐसा ही इसके अंदर देखें आपको कहीं भी ग्रेड नजर नहीं आ रहा क्योंकि ग्रेड जो होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे इस ग्रेड के साथ दूसरे जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं इनका रिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है कि मैं एक चीज बढ़ाता हूँ दूसरी चीज भी साथ बढ़े, एक चीज कम करता हूँ दूसरी चीज बढ़े। ये आपका क्या होता है, नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में दोनों चीजें आपकी बढ़ती हैं, नेगेटिव के अंदर एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी चीज कम हो। यह आपकी सिंपल कहलाती है कोरिलेशन। चलें तो इसको हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ग्रेड को कन्वर्ट करना होगा नंबर में। तो सिंपल मैंने 0, 1, 2, 3 जो है इनको मैं मैप के फंक्शन से चेंज कर देता हूँ। यानी F ग्रेड का जो होगा वो 7 होगा और A प्लस का जो लेवल होगा या नंबर होगा वो क्या होगा, 1। तो आपने यही काम किया, मैंने ग्रेड 1 करके एक कॉलम बना दिया जिसके अंदर आपकी जो ग्रेड की सिक्वेंस थी ABCDEFGEFL तक जा रही है, उनके अगेंस्ट मैंने नंबर दे दी। ये जो आपने काम किया है ना, आपके पास जब डेटा आता है, कुछ डेटा आपके पास स्ट्रिंग में होता है, कुछ आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट में होता है। तो ये जो आपने काम किया है, इस काम करने को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन। जो भी आपको डेटा दिया जाएगा उस डेटा को आपको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पे जब हम काम करते हैं या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम पे हम जो भी काम करते हैं, जो भी डेटा आपको दिया जाएगा, चाहे वो तस्वीर हो, ऑडियो हो, इमेज हो, वीडियो हो, उसको आप कन्वर्ट करते हैं नंबर में, टेंजर में। आगे जाके पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो हमने नंबर में कन्वर्ट किया, अब हम इसकी कोरिलेशन निकालते हैं। देख रहे हैं, तो इसका मतलब है सबकी ही कोरिलेशन इक्वली आ रही है। सही, कलर्स यहाँ पे दिए हुए, ग्रे कलर, तो आप देखें ये चीज बढ़ रही है, ग्रे कलर, तो ये चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। नेगेटिव वो चल रहा है, आपकी क्या है, कोरिलेशन। तो किस तरह नेगेटिव कोरिलेशन है आप देख लें भाई। आपका जो फेल वाला है ये सबसे टॉप पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपकी परसेंटेज जब आप यानी फेल होने 1, 2, 3, तो आपका ग्रे इसके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रही है, आपके नंबर कम हो रहे हैं। तो ये आपकी कोरिलेशन निकली। खैर बहुत सारे रूल्स हैं। अच्छा, अब मैं इसको ना सबसे पहले ना डीप लर्निंग से कर लेते हैं। डीप लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग ऑटो हो जाती है।
और दूसरा मशीन लर्निंग जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी फीचर इंजीनियरिंग हमें करना पड़ती है, सिलेक्टेड कॉलम देना पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने डीप लर्निंग से कर रहे हैं। अगर मैं स्लाइड में यहाँ पे जाऊँ तो स्लाइड के अंदर ये देखें डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, मैंने पहले ही स्पेसिफिक कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क की ना बहुत सारी सब टाइप हैं, यानी ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसी तरह आप पढ़ेंगे CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसके अलावा भी दूसरे हमारे पास सब टाइप्स मौजूद हैं न्यूरल नेटवर्क के, लेकिन सबका काम करने का जो बुनियादी तरीका है वो सेम, ठीक है। होता क्या है, आपके न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये आपकी होती है नोड्स जो दिख रहे हैं सर्किल, इन्हें हम कहते हैं नोड्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं न्यूरॉन। तो हमारे पास न्यूरॉन मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स हैं, आपकी सारे न्यूरॉन एक सीक्वेंस में, एक कॉलम में, इस पूरे कॉलम को हम कहते हैं लेयर। अच्छा, अब इस लेयर में आपके जो भी डेटा था S1 S2 S3, अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम मशीन को प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, मटेरियल, उसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मशीन ये इस मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं, ठीक है। तो मशीन ये इनपुट जो होंगे ना, ये तमाम न्यूरॉन्स में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं फुली कनेक्टेड। आप देखेंगे प्राइस के जो है ये इसमें पहले न्यूरॉन में भी जाएगा, दूसरे में भी जाएगा, तीसरे में भी जाएगा। अच्छा, इन्होंने जस्ट समझाने के लिए ना, इन्होंने क्या किया कि भाई पहला जो न्यूरॉन है वो लर्न कर रहा है प्राइस और शिपिंग को, उसके ऊपर अफोर्डेबिलिटी आपको बताता है, मार्केटिंग, मटेरियल, ये दो चीज़ आपको अवेयरनेस बताती हैं, और मटेरियल आपकी यानी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनली हम डिसाइड करते हैं इस चीज़ की यानी डिमांड है या नहीं। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हर नोड से आपका इनपुट गुजरता है और यहाँ तक कि आपके आउटपुट लेयर पे जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ यही है कि फीचर इंजीनियरिंग हमें नहीं करना पड़ती। जितना ज़्यादा डेटा होगा न्यूरल नेटवर्क को बहुत आसानी से हैंडल कर लेगा, जबकि मशीन लर्निंग के जो पुराने एल्गोरिथम में नेवी बायस, डिसीजन ट्री वगैरह, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सिस्टम आपका बैठ जाता है, मशीन आपकी बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क को आप जैसा भी डेटा दें और उसके अंदर जो भी फीचर्स होंगे मशीन खुद फाइंड करती है। तो यही चीज़ हम करने जा रहे हैं। देखिए, इनपुट और आउटपुट जाएगा, वो हमें क्या देगी, रूल्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डीएफ एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर आपने ग्रेड वगैरह डिफाइन कर दिए, और आपने ये सैंपल का जो फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, उसको रैंडमली शफल कर रहा है, ठीक है। तो पहले जो डेटा था वो प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि 5000 डेटा जो था फेल ग्रेड के थे, 5000 जो था वो आपके ई ग्रेड के, फिर इसी तरह आपका बी ग्रेड, सी ग्रेड और A+ तक था। हम डेटा को क्या कर रहे हैं, शफल, मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो आपकी जो रो की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका डेटा शफल हो गया, C, D, A, F, तो 5-5 हज़ार का जो डेटा है वो आपस में क्या हो चुका है, शफल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे चल लें, हमने स्लाइसिंग कर दी है, हमने तमाम की तमाम रोज उठाई है, S1 से लेके S5 तक के सब्जेक्ट। इसका मतलब है मैंने जो इनपुट था, जो उस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के नंबर्स हैं, सिर्फ वो यहाँ पे उठाए, ऐसा ही। एंड फाइनली हमने ग्रेड को जो है वो लेबल यानी आउटपुट बना दिया, Y के अंदर स्टोर कर दिया। अच्छा, मशीन जो है, मैंने अभी आपको कहा था कि ABCDEFG नहीं जानती, मशीन नंबर की फॉर्म में वर्क करती है। तो हमारे पास एक वेक्टराइजेशन का एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं वन हॉट। तो वन हॉट इनकोड हमारे पास मौजूद है प्रोसेस। उसमें क्या होता है, ABC में रो में भी लिखता हूँ, ABC में कॉलम में भी लिखता हूँ। अब जिस क्लास की रो एंड कॉलम पे अगर वो क्लास है, जैसे इस बंदे की क्लास क्या A, तो हम क्या करेंगे, इसकी रो और कॉलम पे जहाँ पे A आ रहा है वहाँ पे 1 लगाएंगे, बाकी सब में 0। तो ये जो आपके पास एक नंबर की मैट्रिक्स बनी है 1 0 0, इसका मतलब होता है A। इसी तरह B का जो कोड है वो क्या है, 0 1 0। तो ये किस तरह हो रहा है, जहाँ पे रो एंड कॉलम के ऊपर आपकी वो क्लास मौजूद है वहाँ पे 1 लगा देते हैं, बाकी सब पे 0। इसे हम कहते हैं वन हॉट इनकोड, ठीक है। तो जब भी मशीन को हमें यानी मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम टैबलर यानी वन हॉट इनकोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, वन हॉट इनकोड में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंक्शन है, आपने ग्रेड का जो कॉलम है
गेट डमी का फंक्शन है, उसको अप्लाई किया और उसने टेबलर फॉर्म में उसी तरह कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं डी, तो सिर्फ डी के अंदर 1 है, बाकी सब में क्या है 0। ए पे सिर्फ 1 है, बाकी सब पे क्या है 0। तो ये आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैं सारों के वो देखना चाह रहा हूँ कोड, तो आप देख सकते हैं ए का कोड ये है, बी का कोड क्या है, ये किसका है, सी का कोड, ये आपका क्या है, ए का। तो हर आपके जो ग्रेड है, हर ग्रेड के अगेंस्ट हमने देख लिया कि उसकी क्या मैट्रिक्स बन गया 1 हो इन कोड। अच्छा, अब देखें, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक स्टूडेंट के मैंने सब्जेक्ट दी, ठीक है, और मशीन है वो हमें जितनी भी हमारे पास क्लासें मौजूद होती है उन सब क्लास के अगेंस्ट एक परसेंटेज देती है। जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा हम कंसीडर करेंगे कि ये उस क्लास का मेंबर। यहाँ पे मुझे देख के बताएं कि ए की परसेंटेज 0.3 है, ए प्लस की 0.1 है, बी की 0.2 है, इस तरह सी डी ई एफ। तो इसको देख के मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से ग्रेड की। शिजाज जरा चेक करें कमेंट्स के अंदर आया। सर ए। ओके ग्रेट, बिल्कुल ए की होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, हमारा जो ये इनपुट है उस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये डीप लर्निंग के अंदर प्रोसेस होता है। अच्छा, मैं इसको ज़रा थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो जस्ट इस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि किस तरह मशीन को हम इनपुट देते हैं और वो उसके अगेंस्ट हमें रूल्स फाइंड करके देती है। तो न्यूरल नेटवर्क की जो लर्निंग की रिप्रेजेंटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी जो रूल्स उसने सीखे ना कि 80 से ज़्यादा हो, 70 से ज़्यादा हो, हम उसको डिस्प्ले नहीं करवा सकते। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रही है, तो ये भी आपका एक रिसर्च का डोमेन हो सकता है कि किस तरह आपका न्यूरल नेटवर्क जो सीखता है लर्निंग रूल, आप उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अच्छा, CNN जो है ना, उसकी सब टाइप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, उसकी जो भी लर्निंग होती है, यानी मैंने कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आँख, नाक, कान, उसकी मूछें, वो तमाम की तमाम जो भी फीचर्स थे मैं उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अच्छा, ये न्यूरल नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं सिक्वेंशियल, हमारे पास क्या नाम है नेटवर्क होता है, डेस्क फुली कनेक्टेड लेयर होता है, ऑप्टिमाइज़र होता है जो कि लॉस वगैरह की बेस के ऊपर आपके वेट्स को अपडेट करता है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसका लिखने का तरीका है। हमारा इनपुट जा रहा है 5, उसके अंदर क्या जाएंगे, सब्जेक्ट जाएंगे, ये इनपुट शेप है, और उससे 32 आउटपुट, ये कुछ भी हो सकते हैं आउटपुट, लेकिन लास्ट के जो आउटपुट हैं वो बिलोंग करते हैं जितनी आपके पास क्लास है। हमारे पास ये जो ग्रेड है, टोटल ग्रेड कितने, 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने आपके आउटपुट होते हैं, यूनिक आउटपुट होते हैं, यूनिक लेबल होते हैं, वो आपके लास्ट लेयर के ऊपर आप लिखते हैं, ठीक है। और जितने आपके इनपुट जा रहे होते हैं, देखें जब मैं एक स्टूडेंट का इनपुट दे रहा हूँ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, तो 5, तो वो जो 5 फीचर्स होते हैं वो आपके इनपुट लेयर में जाते हैं। तो फर्स्ट लेयर के इनपुट, लास्ट लेयर के आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट लेयर के ऊपर जो एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, ये सॉफ्टमैक्स यही काम करता है, हर क्लास के अगेंस्ट एक प्रोबेबिलिटी दे देगा, परसेंटेज दे देगा, जिस तरह आपने ये ऊपर देखा है। तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन यही काम करेगा, हर क्लास के अगेंस्ट आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम इसको चलाते हैं, मॉडल समरी, ये कुछ पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, अभी इसको हम डिस्कस भी करेंगे डॉक्टर नुमान के साथ मिलके। और ये जस्ट आपने मॉडल ट्रेन करना है फिट का फंक्शन लगा के। तो आप देखें आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, 19 एक्यूरेसी है ट्रेनिंग के दौरान, 22, 23, 26, 27। तो इस तरह आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। टोटल इपॉक मैंने जो लगाया वो क्या है, 30। तो ये इसकी क्या हो रही है, लर्निंग होगी। तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, 30 टाइम। तो अभी कितना हुआ, आपकी जो परसेंटेज है लर्निंग की एक्यूरेसी जो है वो 36%, 41। तो आप देखें हर इपॉक के ऊपर आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जा रही है। देख रहे हैं, तो मैं नंबर ऑफ इपॉक और बढ़ाता तो आपकी प्रोबेबली क्या होता कि आपकी जो एक्यूरेसी है इससे ऊपर चली जाती। तो हम कहाँ तक एक्यूरेसी पे चले गए, 71, ठीक है। तो 73 एक्यूरेसी तक हमने गेट कर लिए। तो इसका मतलब है मैंने हर स्टूडेंट के नंबर दिए
और उसके अगेन उसका ग्रेड बता दिया, मशीन ने उसे लर्न कर लिया। तो हमारा जो ये मॉडल है ट्रेनिंग के दौरान अगर मैं इसको 100 रिकॉर्ड देता, 100 स्टूडेंट का डेटा देता, तो ये 73 स्टूडेंट के जो ग्रेड बताता बिल्कुल परफेक्ट बताता, बाकी के जो रिमेनिंग 27 हैं उनको वो गलत बता देता, गलत प्रिडिक्शन करता उनके ग्रेड्स वगैरह। तो हमारी एक्यूरेसी का मतलब ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा इसके ऊपर रैंडमली डेटा जनरेट करवाता हूँ। ये नंबर मैंने जनरेट करवाया, ये आपने डेटा से नहीं उठाए, और इनके अब क्या ग्रेड होंगे, इनकी क्या परसेंटेज होगी। तो मशीन से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो देखिए मशीन हर इसके लेवल, यानी पहला वाला जो मैंने डेटा दिया उसका ग्रेड क्या होगा, ए। आप इन सबको सम कर लें, इनकी परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज की बेस पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जो 5 के 5 है, इनके अगेंस्ट मैंने क्या किया है, लेवल प्रेडिक्ट करना है। देखें आप नियरेस्ट है या नहीं जी दोस्तों। तो ये जो परसेंटेज है, आप इसके यानी सिंपल परसेंटेज भी निकाल लें तो आप उससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका था डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में मैंने मशीन को इनपुट दिया, उसके अगेंस्ट मशीन ने हमें लेवल खुद प्रिडिक्ट करके दे दी। प्रिडिक्शन का मतलब है अनसीन डेटा। ये जो डेटा था, ये जो उसने ट्रेनिंग की थी उसमें नहीं था, ये मैंने एक अलग से डेटा जनरेट किया, नया आने वाला। मैंने 10,000 स्टूडेंट के डेटा दिए थे, उसके ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम रिकॉर्ड क्या हुआ था, ट्रेन हुआ। अब एक नया स्टूडेंट आता है, वो अपने यानी एग्जाम देता है, और एग्जाम की बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसका ग्रेड क्या होगा, तो वो ये आपको बता देगा। और मैं आपको अगर बताऊं, मैंने 1 मिलियन कस्टमर्स के ऊपर फ्रॉड का एल्गोरिथम क्या किया, ट्रेन किया। अब मेरे पास 200 नए कस्टमर्स आए, मुझे उन पे देखना है क्या ये फ्रॉड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं मशीन को एक नया डेटा देता हूँ जो उसने पहले कभी नहीं देखा, उसके ऊपर प्रेडिक्ट करके बताएगी कि फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। आपकी फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे आटो थी, और यहाँ पे मैंने न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल किया। इसके बाद मैं यही सेम काम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से इस्तेमाल करूंगा, जिसका नाम है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री सेम एल्गोरिथम है, लेकिन यहाँ पे आपको फीचर इंजीनियरिंग खुद करना पड़ती है, ठीक है। यानी कौन से कॉलम होंगे, कौन से कॉलम नहीं होंगे, ठीक है। मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, बाकी तो हम नहीं देख रहे टेस्ट ट्रेंड क्या होते हैं। ये फर्दर टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी जो एक्यूरेसी 100% तक आ रही है, तो बहुत फास्ट है। तो मैं डिसीजन ट्री, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मशीन को सिर्फ परसेंटेज दिए, और परसेंटेज की बेस पे उसके क्या ग्रेड होंगे ये यहाँ पे हमें बता रहा है। जिन इंडेक्स की बेस के ऊपर डिफाइन कर रहा है, सैंपल साइज इतने इसको सैंपल्स मिले, और 79 उससे लेस देन होता है तो आपके ग्रेड का ये रूल बनता है। अगर ये इससे कम होता है तो इसमें जाता है, तो ये आपकी एक ट्री बनती है। तो ये फाइंड किए इसने रूल्स मशीन ने, ठीक है। तो मशीन जो आपने यहाँ पे देखा था कि पहले रूल्स हम खुद लिखते थे, अब ये जो रूल्स हैं मैंने नहीं लिखे, इस ग्रेड के जो सिस्टम के रूल्स हैं ये मशीन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो ये दोनों के दोनों रूल्स हमने डीप लर्निंग के से भी करके देखें और मशीन लर्निंग से भी करके देखें। ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। कॉलैब, आपके पास अगर कोई भी इन्वायरमेंट इंस्टॉल नहीं है, कॉलैब के नाम से COLOB कॉलैब, तो colab.com के ऊपर जाएं, गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस के लिए, वहां पे इस जुपिटर नोटबुक को अपलोड करें और उसके बाद ये सारा कोड चलाएं, आपका सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पता चल गया कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन दोनों में फ़र्क क्या है। मशीन लर्निंग के अंदर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, इसकी जो एल्गोरिथम है इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। जबकि न्यूरल नेटवर्क जो कि बिल्कुल इंसानी दिमाग से देखते हुए, इंस्पायर होते हुए बनाया गया है, और ये उसी तरह यानी वर्क करता है लेकिन मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये इसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग खुद ऑटो होती है, यानी इंसान, आप किसी बंदे की, मेरी तस्वीर अगर आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आप देखिए डेटा इतना सारा, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट भी आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप जो फोकस करते हैं फेस के ऊपर, तो आपके दिमाग ने खुद ब खुद फोकस किया कि कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है, उसका चेहरा। फिर चेहरे के भी बेशुमार सब फीचर्स हैं, आँख, नाक, कान, बाल, तो उन फीचर्स को आप लर्न करते हैं। तो ये आपकी क्या आती है, लर्निंग। फीचर इंजीनियरिंग आपने खुद करी, ठीक है, ऑटो हो गई, आपके दिमाग ने खुद करी, आपने इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। तो न्यूरल नेटवर्क इस तरह काम करता है। जबकि मशीन लर्निंग का अगर एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमें तस्वीर बाकायदा क्रॉप वगैरह करके देना पड़ती। तो ये आपकी डीप लर्निंग की यानी सब टाइप है न्यूरल नेटवर्क। आप देख सकते हैं, मैं इसको तस्वीर देता हूँ,
तो पहली जो तस्वीर है, पहली जो लेयर्स है, ये जैसे इसमें पिक्सल में कन्वर्ट होके, तो पहला वाली जो लेयर्स है वो उसकी जो लाइन है ना, एजेस, कॉर्नर्स जो होते हैं, शार्प जो उसकी डॉट यानी लाइन है, इसके कॉर्नर आउटलाइन, उनको लर्न करता है। दूसरी वाली जो लेयर्स है उसके आंख नाक कान को लर्न करता है, ठीक है, यानी इन एजेस से मिलकर कौन कौन सी आंख नाक कान बनती है। आखिरी वाली जो लेयर है इन आंख नाक कान से मिलकर किसका चेहरा बनता है और फाइनली उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, फीचर इंजीनियरिंग आर्ट हो जाती है। सुपरवाइज लर्निंग की बेशुमार टास्क हैं जो कि इस वक्त आप यानी देखें तो अभी तक आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर जो भी काम देख रहे हैं वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर 90% जो आपकी टास्क हैं वो सुपरवाइज लर्निंग के जरिए सॉल्व की जाती हैं। और रियल लाइफ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं ईमेल स्पैम फोल्डर में खुद ब खुद ईमेल डाल देता है, तो वो यस या नो क्लासिफाई करता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो आपकी ईमेल खुद ब खुद फिल्टर हो जाती है, स्पैम फिल्टरिंग एप्लीकेशन कहलाती है। ऑडियो टू टेक्स्ट, आप बोलते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देती है स्क्रिप्ट में, टेक्स्ट में। तो स्पीच रिकग्निशन आपके पास एप्लीकेशन है। आप मशीन ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह आप ऐड जो गूगल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या सॉरी बल्कि आपको फेसबुक के ऊपर जो भी ऐड दिखाए जाते हैं, तो ऐड फीचर जो आपको दिखाए जाते हैं रेलिवेंट, आप देखिए फ्रिज की बात करें, आपके सामने फ्रिज की तस्वीर आ जाती है, तो उनके पास हमारा सारा डेटा, हम क्या लाइक करते हैं क्या लाइक नहीं करते। आप फर्नीचर की बात करें तो आपको फर्नीचर की तस्वीर वो दिखा रहा होता है। तो एड्स, यूजर की इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कि मैं जो एजुकेशन से रेलिवेंट पोस्ट दिखाऊंगा ये लाइक करेगा या नहीं, ये इस पर क्लिक करेगा या नहीं। तो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री अभी हमारी चल रही है। यूवीएल बैंक इसके ऊपर बहुत सारे काम कर रहा है, इसके ऊपर हम बहुत सारे एल्गोरिथम पे डेली बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है इमेज रीडर, अच्छा इमेज रडार और इन्फो। तो पोजीशन ऑफ अदर कार, ओके, आपकी जो ड्राइवरलेस कार है ना, तो ड्राइवरलेस कार भी जो है वो पोजीशन ऑफ अदर कार्स को वो कर रहा है, तो ड्राइवरलेस कार एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, फिर दूसरा है इमेज ऑफ फोन, और वो क्या कहता है डिफेक्ट है या नहीं, फॉल्टेड है या नहीं। तो ये क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन, एप्पल हो गए, बल्कि अभी रिसेंटली एनआईटी के स्टूडेंट्स ने चावल को, राइस को, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाया डीप लर्निंग के जरिए कि वो चावल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास टास्क है सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या है। देखिए, इंसान ना चीज़ों सीखता कैसा है कि आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड आपके सामने कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में बताते हैं। अब जैसे देखेंगे एक रोबोट है और इसको एक टीचर या एक इंसान उसको डेटा देता है, यानी तस्वीरें देता है। जितने भी उसने एप्पल उसको दिखाए, ये देखें आप, जितने भी उसको एप्पल दिखाता है वो रेड कलर की, ठीक है, पहला ही उसकी शेप, दूसरी शेप लीफ के साथ दिखा रहा है, ठीक है, तीसरा शेप मुख्तलिफ उसने एप्पल्स दिखाए। अब उसके सामने एक नया एप्पल आया जिसका कलर क्या है, ग्रीन। देखिए मशीन ने क्या किया, आप भी क्या करते हैं, अपने प्रीवियस जो आपकी रिसर्च थी, लर्निंग थी, उनसे मैच करते हैं ये ऑब्जेक्ट किससे मिलता है, और जिससे सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है आप उसको उस क्लास में क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो लर्निंग थी ये थी सुपरवाइज लर्निंग। आपके टीचर ने, आपके वालिदैन ने, आपके दोस्तों ने, आपने इंटरनेट से, आपने किसी वीडियो से सीखी। तो कोई भी चीज़ जो आपका टीचर, स्टूडेंट या किसी से भी आप सीखते हैं, यानी मैं आपको एक मोबाइल दिखाता हूँ, ये कहते हैं ये मोबाइल है, तो मोबाइल इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो लेबल बताया आपको किसी बंदे ने बताया, किसी इंसान ने बताया है, तो ये जो आपकी लर्निंग होगी आपकी कहलाएगी सुपरवाइज लर्निंग। तो अभी तक जितनी भी अचीवमेंट आप देख रहे हैं एआई के अंदर, ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है लाइव वो सुपरवाइज लर्निंग की। दूसरा आपके पास होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में सुपरवाइजर को हटा दें। अब आपका ना कोई टीचर होगा, ना आपका कोई दोस्त होगा, मैंने आपके सामने एक डेटा दिया, देखना इतनी सारी आपकी कलर्स की पीसेस हैं, एल्गोरिथम के पास है, एल्गोरिथम के पास ये डेटा गया, उसने खुद उनकी सिमिलैरिटी और बहुत सारी चीज़ें देखी और क्या किया, उसको सॉर्ट करके जो एक जैसे कलर थे उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए, क्लस्टर बना दिए। तो ये जो आपकी लर्निंग थी, मशीन ने डेटा देखा और डेटा के अंदर जो सिमिलैरिटी थी उसकी बेस के ऊपर हमें ग्रुप बना के दे दिए। तो ये जो प्रॉब्लम इसने सॉल्व की है या जो लर्निंग थी ये क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, अब आपकी ज़िंदगी में जो भी आप यानी लर्न करते हैं सुपरवाइजर को हटा दें, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी मैं आपके यानी मुख्तलिफ कलर्स की बॉल्स रख दूँ तो आप उनको अनसुपरवाइज, कोई सुपरवाइजर करिए,
उस डेटा की बेस के ऊपर देख के उनके ग्रुप बताते थे। आप एक नई क्लास में जाते हैं, टीचर ऊपर खड़ा हुआ है, वो क्या करता है, टीचर्स एजुकेशन या मुख्तलिफ एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर देख के पहचान लेता है कि कौन से बच्चों का ग्रुप हमें बनाना चाहिए। तो मेरी क्लास के अंदर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पीएचडी भी बैठे हुए हैं, मास्टर भी बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन भी बैठे हुए हैं, तो मैं हो सकता है कि बहुत जाके डेपली यानी कोई ऐसी बात हो जो पीएचडी लेवल की हो और कोई एक ऐसी बात हो जो कि बिल्कुल नर्सरी क्लास के बच्चे से रेलेवेंट हो। तो अब देखें, मुझे अपनी ऑडियंस को ऑब्जर्व करना और उसके मुताबिक मुझे यहाँ पे बात करनी है। तो ये क्या होता है, आप अनसुपरवाइज, आपके पास डेटा आया, उसी वक्त आप वो डेटा की बेस के ऊपर देख के, एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर देख के डिसाइड करते हैं और डिसीजन लेते हैं, उनके ग्रुप बना देते हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में नॉर्मली हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो क्लस्टरिंग वगैरह हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी तरह ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का आप जब भी नाम सुने, तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़ होगी एजेंट। मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है ना, जो भी मैं मॉडल बना रहा था, रूल जो सीखता था, उसे हम कहते हैं मॉडल। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है, मशीन लर्निंग का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैंने एक मॉडल बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, दूसरा पॉइंट एजेंट के बाद होता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कोई भी हो सकता है, वो वर्चुअल हो सकता है आपने एक कार बनाई, एक ड्रोन बनाया, उसको रियल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। तो सबसे पहली चीज आपके पास होगी एजेंट, दूसरी चीज आपके पास होगा एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ये इस एनवायरनमेंट में चलता है, ये चले, खड़ा हो, कुछ भी करे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मशीन लर्निंग का मॉड्यूल है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, सामने से ट्रक आ रहा है, एनवायरनमेंट क्या है, रोड का, सामने से ट्रक आ रहा है, तो एजेंट है। एजेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट से डेटा रिसीव करता है, सिग्नल रिसीव करता है। मेरे पास सिग्नल में आंखों से, कान से, ठीक है, बहुत सारे सेंसर्स जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए, उन सेंसर्स के जरिए इनपुट रिसीव करता हूँ और फिर जैसे ही ट्रक मेरे सामने आता है मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मैं एक्शन परफॉर्म करूँ, या तो मैं उसके सामने खड़ा रहूँ या उसके सामने से हट जाऊँ। अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो कोलिजन होती है, टकराव होता है, एक्सीडेंट होता है, मुझे चोट लगती है, तो मुझे एक रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड क्या होता है, नेगेटिव। अब जिंदगी में कभी भी मेरे सामने कोई ट्रक आएगा, साइकिल भी आएगी, तो मैं फौरन उसके सामने से हट जाऊंगा। ये जो मेरी लर्निंग हुई है ना, ये कहलाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यानी आप बच्चे को या एजेंट को किसी भी एनवायरनमेंट में छोड़ दें, वो अपनी मर्जी से जो एक्टिविटी, जो एक्शन परफॉर्म करना, अपनी मर्जी से वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, जब वो परफॉर्म करेगा तो उसके अगेंस्ट हम उसको देंगे रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब मशीन, हम अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड की तरफ जाए तो वो पॉजिटिव रिवॉर्ड ही गेन करेगा, और अगर हम नेगेटिव उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं तो वो नेगेटिव क्या करेगा, रिवॉर्ड की तरफ जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चार चीजें इसमें है, एजेंट, एनवायरनमेंट, उस आपका एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और उसके अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो ये चार चीजें आपकी लर्निंग में किसी भी इन्वायरमेंट में शामिल हो तो आप उसको ऑल करवा सकते हैं, किसके अंदर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो ये जस्ट थी। अब मैं डॉक्टर नुमान से चाहूँगा कि डॉक्टर नुमान इसको टेक ओवर करें और एडवांस डीप लर्निंग के टॉपिक, CNN वगैरह को डिस्कस करें। डॉक्टर नुमान, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुमान, सर मैं उन्हें देख लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी नुमान भाई, बिल्कुल। आप, मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I hope you can see my screen. Let me also share my video so that you can see me clearly. Okay, let's start. कोशिश करता हूँ कि I think I should talk in Urdu because most of the audience, in fact all of the audiences today are basically Pakistani people. So I think it's better to talk in Urdu ताकि उनकी समझ में आ सके अच्छे तरीके से। तो थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। माशाल्लाह कासिम भाई ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, एआई का जो
इंसेप्शन था, हाउ ऑल द फिनोमेना स्टार्टेड, और एआई ने जो है काफ़ी विंटर पीरियड्स भी देखे हैं। एंड सिंस 2013 जब इमेज नेट कंपटीशन में डीप लर्निंग ने जो है स्पेसिफिकली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने जो है कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू कर दिए। ठीक है, उस वक्त जो है बड़े मॉडल्स आए, लेनेट से स्टार्ट किया, उसके बाद जो है इंसेप्शन आया, एक्सेप्शन आया, और देन वी हैव दी रेसनेट माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये बहुत सारे मॉडल्स इमर्ज हुए जिसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। तो ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ तकरीबन 2013 से ना। तो जो प्रेडिक्शन है कि 47% ऑफ जॉब्स विल डिसअपियर इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि एआई फिनोमेना जो चल रहा है, और मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मोटिवेट ये पीपल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये फिनोमेना जो है इट्स गोइंग टू टेक ओवर ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। चाहे आप ड्राइवर की बात करें, चाहे कुक की बात करें, चाहे आप मेडिकल डॉक्टर्स की बात करें, चाहे आप लॉयर्स की बात करें, तो तकरीबन तमाम जॉब्स मुतासिर होने जा रही हैं। तो अगले 25 सालों में तकरीबन आधी जॉब्स जो है वाइप आउट हो जाएंगी, जो जॉब्स अभी चल रही हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि जितनी जॉब्स ख़त्म होंगी उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट भी होंगी। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आर वी रेडी फॉर दिस ट्रांजिशन? जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था स्टीम इंजन का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का रेवोल्यूशन आया, उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया, एंड देन दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन आ रहा है। हर रेवोल्यूशन के बाद जो है काम करने का तरीक़ाकार टोटली चेंज हो जाता है। वो इस तरीके से चेंज होता है कि पहले जिस तरीके से काम हो रहा होता है उसमें ऑटोमेशन आ जाती है, बहुत सारी मशीनें आ गई। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के आने से जो है हमारी ज़िंदगी की तमाम शोबे में जो है चेंज आया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मार्केट ग्रोथ है, जो मार्केट वैल्यू है, इनफैक्ट कहा जाए 2027 तक जो है 733.7 बिलियन डॉलर्स, तो अराउंड जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगी ये अगले 10 सालों में, आप समझें। तो एआई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कहा जाता है कि अगले कुछ सालों में जो बंदा लिखना जानता होगा उसको पढ़ा लिखा नहीं कहा जाएगा, लिखना पढ़ना जानता होगा, बल्कि पढ़ा लिखा उसको कहा जाएगा जिसको प्रोग्रामिंग आती होगी, जिसको एआई की नॉलेज होगी। तो एआई इज़ दी न्यू इलेक्ट्रिसिटी। और एनजी या एंड्यूनेक के मुताबिक हम जो है एक बहुत बड़ा लेबर डिस्प्लेसमेंट फेस करने जा रहे हैं 1930 के बाद। 1930 में जो एक रिसेशन आया था, लेबर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े थे। तो उसी तरह की कुछ चीज़ होने जा रही है। अभी शायद रियलाइज़ नहीं किया हमारे लोगों ने, हम इतना फोकस नहीं कर रहे। तो जो लोग अगर तैयार नहीं होंगे, अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने आप को अवेयरनेस नहीं दिलाई एआई के बारे में, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं की, जैसे कंप्यूटर पे जिन लोगों को काम नहीं आता था, ऑफिस ऑटोमेशन हुई, एक्सेल पे काम शुरू हुआ, उसके बाद ERPs आ गए, जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई। तो इसी तरह का कुछ फिनोमेना अब दोबारा होने जा रहा है। तो ऑटोमेशन विल डिस्प्लेस 75 मिलियन जॉब्स। दुनिया की आबादी तकरीबन 7 से 8 बिलियन है, ठीक है। और एक फैमिली जो है तकरीबन आप समझें कि उसमें 6 लोग होते हैं। एक जॉब जो है वो 6 लोगों को कवर कर रही होती है। तकरीबन आप समझें कि आधे लोग तो मुतासिर होंगे, आधे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 133 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2022 तक 133 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं।
तो ये एक और स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक $13 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएशन होगी एआई की वजह से हर सेक्टर में, चाहे रिटेल हो गया, ट्रैवल हो गया, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमेटिव यानी जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक मटेरियल्स एंड सो ऑन। तो इट्स अ ह्यूज मार्केट। तो आई वुड इंकरेज यू पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग। कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी जो है उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी हालत के आप बदलने का ख्याल ना हो। तो अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे अभी, अगर आपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, तो हमारे पास बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव द अपॉर्चुनिटी, but if we can't utilize, if we cannot capitalize on this opportunity, we will be way behind all the other countries in the world। ठीक है। तो AI गोल्ड रश जैसे होता है ना कि खजाने की तलाश में लोग निकल जाते हैं, कहानियाँ पढ़ी होंगी आप लोगों ने बचपन में, खजाने की तलाश में लोग निकल गए। तो AI गोल्ड रश स्टार्ट हो चुका है। जितनी भी AI कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनियों को जो फॉरेन एक्वायर कर रहे हैं, इतनी डिमांड है। आप एक छोटी सी कंपनी लॉन्च करें एआई की, जैसे केगल है, केगल जो है गूगल ने एक्वायर कर लिया अल्टीमेटली, उन्होंने देखा एक कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। इसी तरीके से इफ़ यू आर अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी टीचिंग एआई, तो लोग आपको हायर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप लोग ढूंढ रहे हो कि एआई पे काम करना आता है लोगों को। मेरे पास खुद डेली जो है कई जॉब्स ऑफर्स आती हैं लिंक्डइन के ऊपर कि हमें एआई के डेवलपर्स की ज़रूरत है, डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, इफ़ यू वुड लाइक टू ज्वाइन। तो ये आप देख सकते हैं 2020 के अंदर कितनी, सिर्फ ये 2020 की बात है जो मेजर एक्विजिशंस हुई हैं। अमेज़ॉन ने जो है एक कंपनी को खरीद लिया, निवीडिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, एप्पल हो गया, स्नैप हो गया, एकेंचर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटेल हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है डायलॉग फ्लो है, डायलॉग फ्लो को जो है ख़रीद लिया गूगल ने। ठीक है। तो ये एक्विजिशंस का सिलसिला जारी है। तो ये थोड़ा सा मैंने मोटिवेट करने के लिए कुछ स्लाइड्स ऐड की थी ताकि आपको करियर के हवाले से मोटिवेट किया जा सके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एआई के डिसिप्लिन्स। कासिम भाई ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि एआई जो है कंप्यूटर के अंदर वो सलाहियतें पैदा करना कि वो इंसानों की तरह काम कर सके। सर आई थिंक आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। अब नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं इसको इस तरीके से ही रखता हूँ। तो ये एआई की एक्विजिशंस जो हुई हैं 2020 के अंदर। ठीक है। अब आते हैं एआई डिसिप्लिन्स पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा लेते हैं। एआई के अंदर एबिलिटी टू मिमिक the capabilities or the potential of humans into the computers। तो मशीन लर्निंग से मुराद ये है कि कंप्यूटर को जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए सिखाया जाए। जैसे बड़ी अच्छी एनिमेशन कासिम भाई ने शेयर की कि एक रोबोट है, उसको आप सेब दिखा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तो ये क्या है, उसने कहा कि ये आम है, उसने गलती कर दी। आपके पास आंसर मौजूद है कि ये सेब है, कंप्यूटर ने गलती की, इसको आम कहा। अब ये एरर आया है, इसको क्वांटिफाई करा जाएगा कि कितने % एरर है। उस एरर की बुनियाद के ऊपर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करो, अपने वेट्स को एडजस्ट करो। अगली बार तुमसे सवाल पूछा जाए तो तुम सही बताना, इस सवाल का जवाब कम से कम सही बताना कि ये जो तस्वीर है ये सेब की है, ये मैंगो की नहीं है। तो ये काम है ऑप्टिमाइज़र का। एक क्वेश्चन आया था, ऑप्टिमाइज़र क्या होता है? तो ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, इस एरर को कम से कम करने की कोशिश करता है, ज़ीरो पे लाने की कोशिश करता है। कि मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि तुम प्रेडिक्शन करो कि ये मकान जो है इसकी कीमत कितनी है। आपने उससे कंप्यूटर को बोला कि मैं तुम्हें कवर्ड एरिया दूंगा, नंबर ऑफ़ रूम्स दूंगा,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि अटैच बाथ्स कितने हैं, ये फुली फर्निश्ड है या नहीं है, ये फीचर्स हैं, इनकी बेस पे तुम कीमत बताना। फ़र्ज़ करें मकान की कीमत थी 1 करोड़ और कंप्यूटर ने गलती कर दी, कंप्यूटर ने बताया 1.5 करोड़, तो 0.5 का एरर आया। अब इस 0.5 के एरर को कंप्यूटर ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अगली दफ़ा जो है उससे सवाल पूछा जाए तो वो गलती ना करे। तो ये जो 0.5 का एरर आ रहा है इसको 0 पे लाना है, तो वो अपने वेट्स को एडजस्ट करेगा, अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। डेट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो मशीन लर्निंग में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कंप्यूटर को लर्न कराने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम डेटा साइंस के ऊपर। डेटा साइंस जो है मशीन लर्निंग का बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर होता है। मशीन लर्निंग को इस्तेमाल भी किया जा सकता है डेटा साइंस के अंदर, लेकिन डेटा साइंस का बुनियादी ऑब्जेक्टिव डेटा एनालिसिस करना, डेटा के इंसाइट्स गेन करना। मिसाल के तौर पर डेटा को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि जो लोग अमेज़ॉन पे शॉपिंग करने जाते हैं, अगर वो शेविंग किट खरीदते हैं तो साथ में वो ग्लव्स भी ख़रीदते हैं, क्रिकेट का बैट भी ख़रीदते हैं, क्योंकि वो यंग जनरेशन है, ठीक है। जो लोग जो है मिसाल के तौर पर तफसीर उस्मानी की किताब ख़रीदते हैं अमेज़ॉन पे जाके, वो तारीख़ इस्लाम की किताब भी ख़रीदते हैं। अब ये चीज़ कैसे सामने आ रही है? ये डेटा साइंस से सामने आ रही है, ठीक है। डेटा साइंस से ये चीज़ पता चल रही है कि क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, और एक दूसरे तरह के बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ख़राब है लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, और एक थर्ड कैटेगरी है जो कि इन दोनों में एवरेज है, ठीक है। तो ये डेटा साइंस से इंसाइट सामने आती है। डेटा साइंस से हमें पता चल रहा है हमारा जो कस्टमर है वो जनवरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है बिजनेस डील करने में, तो डेटा के इंसाइट से हमें पता चल रहा है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, इसके लिए मैं ज़रा हेल्प लेना चाहूँगा कासिम भाई की पिछली स्लाइड की। ये स्लाइड जो है ये नज़र आ रही है, आई होप आप लोगों को, ठीक है। आप लोग चैट पे बता दें अगर ये स्लाइड नज़र आ रही है। जी नुमान भाई बिल्कुल नज़र आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। ये फीचर्स हैं आपके पास, ये इनपुट है, ठीक है। इसकी बेस पे हम जो है ये इनपुट आ रहा है हमारे पास, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, एक्स, प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग, मटेरियल, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट है, डिमांड। अब हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कई लेयर्स में हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही लेयर शो की गई है, एक ही हिडन लेयर है, लेकिन इस तरह की कई लेयर्स हो सकती हैं। अब एक न्यूरॉन से पिछली लेयर के तमाम न्यूरॉन्स नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो पिछली लेयर के सारे न्यूरॉन्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इसको हम फुली कनेक्टेड लेयर कहते हैं। और होता क्या है, ये एक न्यूरॉन जो है, जैसे अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी का जो न्यूरॉन है ये पिछली लेयर से डेटा लेके इसको मल्टीप्लाई करता है, एक वेट फैक्टर से, एक पैरामीटर से मल्टीप्लाई करता है, उसको ऐड करता है। तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ डॉट प्रोडक्ट निकल रहा होता है वेट्स का, यहाँ पे वेट्स भी होते हैं और वेट्स का डॉट प्रोडक्ट निकल रहा होता है, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होगा, शिपिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक वैल्यू निकल कर आएगी इस न्यूरॉन पे। ये वैल्यू आगे पास ऑन होगी अगली लेयर पे, ठीक है। लेकिन अगली लेयर पे भेजने से पहले यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। एक्टिवेशन फंक्शन का मकसद ये होता है कि डेटा में अगर नॉन लीनियर पैटर्न्स पाए जाते हैं तो उसकी मॉडलिंग के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें सिग्मॉइड भी है, जिसमें सॉफ्टमैक्स भी है, जिसमें रेलू भी है, जिसमें हाइपरबोलिक टेंजेंट भी है। ये क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के ये फीचर्स जो है खुद निकल कर आ रहा है। अफोर्डेबिलिटी का फीचर जो है प्राइस और शिपमेंट कॉस्ट की बेस पे खुद निकल कर आ रहा है, तो दैट इज डीप लर्निंग।
कि ये फीचर्स खुद निकल कर आ रहे हैं। डीप लर्निंग इज नथिंग बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे जितने, जरूरी नहीं है कि एक ही हिडन लेयर हो, बल्कि कई हिडन लेयर्स हो सकती हैं, मोर देन वन हिडन लेयर्स। तो जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतना डीप नेटवर्क होगा। और होता क्या है, ये अगली स्लाइड पे कासिम भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक लेयर जो है इनपुट लेती है, जो पहली हिडन लेयर है वो इनपुट लेके उसके बेस पे कुछ फीचर्स कैलकुलेट करती है, जैसे एजेस निकल कर आए। उसके बाद वाली लेयर क्या करती है, वो खामोश नहीं बैठती, वो बोलती है मैं जो पीछे से फीचर्स निकल कर आए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए और अच्छे फीचर्स निकालो। वो और अच्छे फीचर्स निकालेगी। एजेस की बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट बन गए, पार्ट्स बन गए कि नाक हो गई, कान हो गया। तो उसके बाद क्या करती है, वो उससे बड़े फीचर्स निकालती है कि अच्छा ये तो, और उसके बाद वाली लेयर फिर मजीद निकालती है। तो इट्स लाइक अ डिस्टिलेशन पाइपलाइन। एक फीचर अगली लेयर को पास ऑन होता है, उसकी बेस पे मजीद कॉम्प्लेक्स फीचर्स, फिर और फीचर्स, फिर और फीचर्स, एब्स्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है, आखिर में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज फीचर कैलकुलेशन और लर्निंग हो रही होती है। ठीक है जनाब, ये बात हो गई। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कासिम भाई ने। मैं उनकी स्लाइड से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों गिवन होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताना है एक ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है। ये ईमेल अक्सर होता है गूगल पे, मैं ईमेल करता हूँ वो स्पैम में चले जाती है। क्यों चले जाती है, ईमेल का जो टेक्स्ट है वो एक्स है और वाई क्या है कि ये स्पैम है या नहीं है। तो आप पहले कंप्यूटर को 100 ईमेल्स दिखाओगे जिसमें से 50 होंगी जो कि स्पैम होंगी, 50 स्पैम नहीं होंगी। कंप्यूटर उससे लर्न करेगा, अच्छा स्पैम वाली ईमेल्स ऐसी होती हैं, बगैर स्पैम वाली ईमेल्स ऐसी होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को बताया जाएगा हमें कि ये स्पैम वाली ईमेल्स है, ये बगैर स्पैम वाली ईमेल्स है। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। स्पैम वाली ईमेल और बगैर स्पैम वाली ईमेल दोनों की हमें कैटेगराइजेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी होगी कि देखो स्पैम वाली ईमेल ऐसी होती है, विदाउट स्पैम ऐसी होती है, और कंप्यूटर लर्न कर जाता है। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप क्या करते हो, जैसे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कासिम भाई ने कि आप जो है टीचर जो है क्लास में उसको नहीं पता होता कितने ग्रुप्स बनेंगे, लेकिन जब वो बच्चों का बिहेवियर देखता है, बच्चे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों के ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाते हैं। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन वीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये ग्रुपिंग हो जाती है। एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि एनवायरनमेंट से लर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो चुकी है। अब आते हैं हमारा कुछ एडवांस टॉपिक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की तरफ। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है कंप्यूटर विजन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फेसेस, ऑब्जेक्ट्स, ट्रैफिक साइन। कंप्यूटर विजन में अगर आपको कहा जाए कंप्यूटर विजन करनी है तो पहला जो आपका सलूशन होगा वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ही ट्राई किया जाएगा। इनपुट यहाँ पे इमेजेस होती है पिक्सेल्स की फॉर्म में। ठीक है, पहले कंप्यूटर विजन में क्या किया जाता था, फीचर्स निकाले जाते थे। मिसाल के तौर पर फेस रेकग्निशन के मार्क्स निकाले जाते थे, फेस लैंडमार्क्स निकाले जाते थे। फेस में कुछ पॉइंट्स होते थे, आई थिंक 23 होते थे, मुझे याद नहीं है इसी तरीके से काउंट, लेकिन फेस के कुछ पॉइंट्स होते थे, कुछ आंखों के नीचे का हिस्सा, कुछ नाक का हिस्सा, कुछ लिप्स का हिस्सा, ये पॉइंट्स निकाले जाते थे। लेकिन अब ये पुरानी टेक्निक्स हो गई, गॉन आर दीज डेज। अब क्या किया जाता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करके ये फीचर्स खुद निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखा था जिसमें एक लेयर जो है उसके न्यूरॉन्स पिछली लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड होते थे। जब ये सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों तो इसको कहते हैं हम फुली कनेक्टेड लेयर या डेंस लेयर। ठीक है जनाब,
अच्छा जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हिडन लेयर्स के मुतालिक पूछ रहे हैं रिजवान साहब कि कोई लिमिटेशन है हिडन लेयर्स की? हिडन लेयर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने चाहे हिडन लेयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन लेयर, हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड लेयर्स होती हैं, जिसको कॉन्वोल्यूशन कहा जाता है, मैक्स पूलिंग कहा जाता है, और फुली कनेक्टेड तो होता ही है। असल में होता क्या है कॉन्वोल्यूशन में, हमारे पास एक इमेज है, ये ग्रीन कलर में इमेज है, उसके ऊपर येलो कलर में एक कर्नल जो है सुपर इम्पोज किया गया है, ठीक है जनाब। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग मेरा ख्याल है दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। जी जी, आई थिंक कि अब जो है आप लोगों को ये एनिमेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है। मुझे बता दें अगर सही नज़र आ रही यस है। सर। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ये ग्रीन इमेज है, उसके ऊपर एक कर्नल होता है, वो स्लाइड होता जाता है इमेज के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो कर्नल है येलो, ये मूव करता जा रहा है और हर पॉइंट पे एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ये रेड कलर में कर्नल की वैल्यूज लिखी हुई है नीचे बेस के ऊपर 101। तो जब ये सुपर इम्पोज होता है इमेज के ऊपर, तो इमेज की पिक्सल वैल्यू और कर्नल की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, और ये 9 वैल्यूज ऐड होके एक सिंगल वैल्यू निकलती है। ऐसे 4 निकली, फिर 3 निकली, फिर 4 निकली, फिर 2 निकली, फिर 4 निकली, ये वैल्यूज कैलकुलेट होगी। दैट इज कॉन्वोल्यूशन। मकसद इसका क्या होता है? मकसद इसका होता है इमेज से फीचर्स निकालना। तो पहले ज़माने में क्या होता था, हम फीचर्स मैनुअली निकालते थे, अब ये फीचर्स निकल कर आए। और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हम सिर्फ एक बार कॉन्वोल्यूशन नहीं अप्लाई कर रहे, बल्कि हर लेयर में कई कॉन्वोल्यूशन कई बार अप्लाई हो रही है, कई फिल्टर्स हैं। एक फिल्टर नहीं होता, ये एक बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होने का मतलब है एक फिल्टर लगाना, लेकिन नॉर्मली 32 64 फिल्टर्स होते हैं, तो कई तरह के फीचर्स निकल के आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे शो किया गया इनपुट इमेज है, इमेज के ऊपर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया और फीचर्स निकल कर आए। ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं इसको फीचर्स कहते हैं, ठीक है जनाब। तो फॉर एग्जांपल ये कैट की इमेज इनपुट दिया आपने, तो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने से क्या होगा, एजेस निकल कर आएंगे पहली लेयर से। उसके बाद अगली लेयर पे फिर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होगा, तो हो सकता है कि आँख निकल के आ जाए, मूंछें निकल के आ जाए, कान निकल के आ जाए। उसके बाद हमें पता चलेगा इन फीचर्स की बेस के ऊपर, अच्छा ये कैट है, जो कि हम रिकग्नाइज कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेयर जो होती है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उसको मैक्स पूलिंग कहा जाता है। इमेज को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाए और हर पैच से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली जाए, तो ये मैक्स पूलिंग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने पहले रेड वाले पैच से 6 निकाला, ग्रीन वाले पैच से 8 निकाला, येलो वाले पैच से 3 निकाला और ब्लू वाले पैच से 4 निकाला। अब सवाल ये है, मैक्सिमम ही निकाला जाता है क्या हमेशा? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैक्स भी निकाला जाता है, मिनिमम भी निकाला जा सकता है, एवरेज भी निकाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम ही निकाला जाता है, क्योंकि इमेज के अंदर जो हाई इंटेंसिटी पिक्सेल्स होते हैं उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो उसकी मदद से फीचर्स निकाले जाते हैं। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर नॉर्मली क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग की कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं शुरू में। जैसे लैनेट के अंदर कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर पूलिंग लगाया, फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर पूलिंग। जब हम ये कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग लगा देंगे तो हमारे पास काम के फीचर्स निकल के आ जाएंगे। जब ये काम के फीचर्स निकल कर आ गए, उसके बाद हम इसको फुली कनेक्टेड लेयर से गुजार के फिर पुराना वाला जो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क जो मैंने समझाया, अभी कासिम भाई ने भी एक्सप्लेन किया, उसकी कई लेयर्स लगा के हम प्रेडिक्शंस कराते हैं कि ये कैट है, डॉग है, बोट है, बर्ड है, क्या है,
ठीक है जनाब। अब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बाज़ औक़ात जो है आपके पास डेटा नहीं होता, इमेजेस क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को बढ़ाने के लिए डेटा ऑगमेंटेशन किया जा सकता है। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो अवेलेबल इमेज है उससे नई इमेजेस बनाई जाएं। मिसाल के तौर पर आप एक इमेज को रोटेट कर दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, शिफ्ट अबव, शिफ्ट बिलो, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, इमेज को आप जूम कर दें, तो कई तरह से जो है आप इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके इमेज में शेयरिंग हो सकता है, फ्लिप किया जा सकता है, इमेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली घुमा दिया जाए। तो डेटा ऑगमेंटेशन से एक इमेज से कई इमेजेस बन जाती हैं जिससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। फिर आप ट्रेन कराएंगे, डेटा ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में ये उठाया जा सकता है कि आप बने बनाए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करें और उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक VGG के नाम से, विजुअल ज्योमेट्रिक ग्रुप के नाम से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया हुआ है जिसको प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। वो एनिमल पे ट्रेन हुआ हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, उसको उठा के उसके शुरू की लेयर्स जो फीचर एक्सट्रैक्शन की हैं, ये हमारी जो मैंने बताया था, ये जो शुरू की लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग के कॉम्बिनेशन से जो बनती हैं, जिनका काम फीचर एक्सट्रैक्शन है, इसको हमने एज इट इज इस्तेमाल कर लिया। ये शुरू की लेयर्स को सिर्फ हमारी जो डेंस लेयर्स हैं, आखिर की जो लेयर्स हैं फुली कनेक्टेड लेयर, उनको जो है हम चेंज करें तो हमारा जो ट्रेंड कॉन्वोल्यूशन बेस है उसको एज इट इज रहने जाए। जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अलावा लेयर्स हैं फुली कनेक्टेड लेयर्स, उनको हटा दें और उसकी जगह पे एक नया क्लासिफायर लगाएं, नया फुली कनेक्टेड लेयर लगाएं और फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग अपने डेटा पे करा दें। तो पुराने डेटा पे जो ट्रेन हुआ है उसको इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने डेटा पे ट्रेन करा दें, तो तजुर्बा ये कहता है कि इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अब बहुत सारे प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मौजूद हैं हमारे पास जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं बाकायदा। मिसाल के तौर पर इंसेप्शन है, इसने कंपटीशन जीता है। मिसाल के तौर पर रेसनेट है माइक्रोसॉफ्ट का, इसने कंपटीशन जीता हुआ है। ठीक है, इमेज नेट का कंपटीशन जो कि टफेस्ट कंपटीशन होता है डीप लर्निंग कम्युनिटी में, उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड हो गया, बड़े बड़े लोग, जेफ हिंटन जो है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, गूगल का इंसेप्शन है ये, गूगल ने बनाया है, तो ये बड़े बड़े जाइंट्स जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो इंसेप्शन में क्या होता है, हम जो है पैरेलल में इमेज को कई कॉन्वोल्यूशन लेयर से गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने एक कॉन्वोल्यूशन लेयर से गुजारा, फिर आपने दो कॉन्वोल्यूशन लेयर से गुजारा, फिर आपने एवरेज पूलिंग और कॉन्वोल्यूशन के कॉम्बिनेशन से गुजारा, फिर आपने 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर से गुजारा। तो ये कई तरह से फीचर्स निकल कर आ गए और इनको मिला लिया आखिर में, तो यहाँ पे अलग फीचर निकल रहे हैं, यहाँ पे अलग फीचर निकल रहे हैं, यहाँ पे अलग फीचर निकल रहे हैं, यहाँ पे अलग फीचर निकल रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कई तरह की वैरायटी आ गई फीचर्स की, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होगी। तो ये एक इंसेप्शन ब्लॉक है, इस तरह के कई ब्लॉक होते हैं इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर। रेसनेट असल में डीप न्यूरल नेटवर्क में एक प्रॉब्लम आती है कि जब इसमें लेयर्स बढ़ती हैं तो एक लेयर जब अपने अगले लेयर को डेटा पास कर रही है, इसमें डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन हो रही होती है, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं, तो जब नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है, डीप न्यूरल नेटवर्क होता है, तो उसमें ग्रेडियंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, ज़ीरो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग सही नहीं होती, जिसको कहते हैं हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इस वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हल करने का तरीका ये है कि एक लेयर जो है अपने आगे के लेयर को तो डेटा पास कर रही है, लेकिन ये आगे जाते जाते ज़ीरो हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम
एक लेयर अपना डेटा 2 आगे की लेयर को या 3 आगे की लेयर को या 4 आगे की लेयर को डायरेक्ट पास कर दे। ठीक है, शॉर्टकट कर दिया, जैसे शॉर्टकट ले ले, आगे डेटा डायरेक्ट पास कर दे। जैसे होते हैं ना, हम लाइन में लगते हैं, हमें बिल जमा कराना होता है, हम शॉर्टकट लेते हुए डायरेक्ट काउंटर पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट लेके आगे वाली लेयर को अपना डेटा पास कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट रेस्टनेट के अंदर आया था, जिसको कहते हैं हम रेसिडुअल कनेक्शन। ठीक है, तो ये 2 प्री ट्रेन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स मैंने डिस्कस किए, इंसेप्शन और रेस्टनेट। इसके अलावा VGG भी है और बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, मोबाइल नेट भी है, वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स मौजूद हैं प्री ट्रेन। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर विजन के लिए, उसके अलावा और भी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं एक और तरह का न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपके पास सीक्वेंशियल डेटा हो, यानी डेटा में डिपेंडेंसीज हो। जैसे टाइम सीरीज डेटा है, उसमें क्या होता है, आज जो वेदर है, 2 दिन का बाद का जो वेदर है वो आज के वेदर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर आज गर्मी पड़ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि कल अचानक से जो है बर्फबारी शुरू हो जाए। जो आज टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा अप डाउन ही होगा टेम्परेचर। तो पास्ट डेटा की बेस के ऊपर फोरकास्टिंग करनी, ये सीक्वेंशियल डेटा में होता है कि जिसमें करंट डेटा पास्ट डेटा पे डिपेंड कर रहा होता है, डेटा के अंदर डिपेंडेंसीज होती है। तो इसको कहते हैं हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये ज़्यादातर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है या टाइम सीरीज डेटा में इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP के अंदर भी आप देखें ना, जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें भी एक डिपेंडेंसी होती है। आपने सब्जेक्ट क्या यूज़ किया, उसके हिसाब से वर्ब में S लगेगा या ES लगेगा या ED लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो भी डिपेंड कर रहा होता है सब्जेक्ट क्या है आपका, पिछला जुमला आपने क्या लिखा है उसकी बेस पे अगला जुमला डिसाइड हो रहा होता है। तो ये सीक्वेंशियल डेटा ही है एक तरीके का, तो उसमें भी जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की खासियत ये है कि इसके अंदर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम जो आउटपुट आ रहा होता है, लास्ट आउटपुट आया है, उसकी बेस के ऊपर हम बता रहे होते हैं कि अगला आउटपुट क्या होगा। तो इनपुट में ना सिर्फ ये कि इनपुट जा रहा हो, आप टेक्स्ट इनपुट दे रहे हो, साथ साथ आप ये भी बता रहे हो कि पिछला आउटपुट क्या आया है। उन दोनों की बेस के ऊपर, लास्ट आउटपुट की बेस के ऊपर और करंट इनपुट की बेस के ऊपर आप बता रहे होते हो कि अब आगे क्या काम करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश टू चाइनीज़ ट्रांसलेशन कर रहे हो, एक वर्ड आपने रीड किया, उसकी बेस के ऊपर आपने चाइनीज़ का कुछ ट्रांसलेशन किया। अब आपने चाइनीज़ में क्या आउटपुट किया वो भी आप लोगे, और अगला इनपुट आपका क्या है, चाइनीज इंग्लिश का अगला वर्ड है। इन दोनों की बेस के ऊपर आप बताओगे कि अब अगले चाइनीज़ वर्ड की क्या ट्रांसलेशन होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक वर्ड को देखते हुए आप ट्रांसलेशन कर लो, आपको ये भी देखना है कि पिछला आउटपुट क्या आया है, उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करोगे। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट निकल कर आ रहा होता है वो निकल कर आ रहा होता है 2 चीज़ों की बेस के ऊपर। इनपुट के ऊपर, इनपुट को कुछ वेटेज दिया जाएगा W, और जो लास्ट आउटपुट आया है उसको हमने स्टेट कहा है। जो लास्ट आउटपुट आता है वो स्टेट बन जाता है, उसको भी कुछ वेटेज दिया जाता है, और एक बायस की टर्म होती है। इन 3 चीज़ों की मदद से अगला आउटपुट निकलता है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हमने देखा एक तो इनपुट है और एक लास्ट आउटपुट है, जिसको हम स्टेट भी कह रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स? अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे मुझे चैट पे काफ़ी क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। पूलिंग लेयर, सुमेरा का क्वेश्चन है पूलिंग लेयर क्या होती है। पूलिंग लेयर का मतलब है आप इनपुट को, इमेज को छोटे छोटे पैचेस में तोड़ लो, 2x2 के या 3x3 के, और हर पैच से आप मैक्सिमम निकाल लो, तो ये मैक्स पुलिंग हो गई। मिनिमम निकालोगे मिन पुलिंग हो जाएगी, एवरेज निकालोगे एवरेज पुलिंग हो जाएगी। ठीक है जनाब।
अच्छा, एक सवाल है सैयद मोहम्मद मुशी, पूरा नाम नहीं आ रहा, मोहसिन होगा शायद। तो हाउ कैन वी प्रेडिक्ट हाउ मच कूलिंग एंड कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर्स विल बी यूज्ड इन दी फीचर एक्सट्रैक्शन? बहुत अच्छा सवाल है। ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो। ये हाइपर पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ नोड्स इन द लेयर्स वगैरह वगैरह, ये तमाम हाइपर पैरामीटर्स हैं। ये जो है आप विद एक्सपीरियंस सीखते हो, हिट एंड ट्रायल के थ्रू सीखते हो, आपने ट्राई करके देखा, ठीक है। और इसके अलावा फ्रैंकवाइज शॉलेट की बुक है एक, डीप लर्निंग यूजिंग पाइथन, उसके चैप्टर नंबर 4 में एक यूनिवर्सल वर्क फ्लो बताया हुआ है कि किस तरीके से हाइपर पैरामीटर्स डिटरमिन किए जाते हैं। तो आप क्या करते हो, लेयर्स बढ़ाते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। एक वक्त आता है परफॉर्मेंस गिरने लग जाती है, वहाँ पर रुक जाओगे, लेकिन पीछे नहीं आना आप। जब आप आगे निकल गए ना, अब आप रेगुलराइजेशन करोगे, ड्रॉप आउट लगाओगे, उसके थ्रू परफॉर्मेंस को अच्छा करोगे। फिर उसके अलावा डेटा ऑगमेंटेशन है, ट्रांसफर लर्निंग है, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है मैंने बताया, एक और क्वेश्चन आया कि कॉन्वोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। तो कॉन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पैचेस को जो है हम, एक आपने कर्नल बनाया, कर्नल को घुमा रहे हैं आप, ठीक है, पूरी इमेज पे घुमा रहे हैं और हर स्टेप पे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। यानी 9 कर्नल के जो पिक्सेल्स हैं और जो इमेज के पिक्सेल्स हैं, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और एक सिंगल वैल्यू निकल लिया डॉट प्रोडक्ट से, दैट इज कॉन्वोल्यूशन। ये फीचर्स निकालने के काम आता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, चले जी आगे चलते हैं। तो आरएनएन का सूडो कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए कि हम क्या करते हैं, पिछला जो आउटपुट दिया है, लास्ट आउटपुट जो दिया है हमने, उसको भी कंसीडर करते हैं और करंट इनपुट को भी कंसीडर करते हैं, और कंसीडर करके इनकी बेस के ऊपर जो है हम अगला आउटपुट निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले इनपुट को कंसीडर करने का क्या मतलब है। पिछले इनपुट को कुछ वेटेज देना है, ठीक है, और पिछले आउटपुट को भी कुछ वेटेज देना है। इस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए भी हम न्यूरल नेटवर्क ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेट्स आ रहे हैं, ये लर्निंग भी न्यूरल नेटवर्क के थ्रू होगी कि पिछले आउटपुट को कितना वेटेज देना है और करंट इनपुट को कितना वेटेज देना है। ये लर्निंग भी जो है न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही हो रही है। लेकिन आरएनएन का एक प्रॉब्लम है। अब आरएनएन में हो क्या रहा है, हम पीछे के पास्ट को जो है कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बताया सीक्वेंशियल डेटा होता है, जो लास्ट आउटपुट होता है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है उससे पिछले आउटपुट के ऊपर, और लास्ट से जो लास्ट आउटपुट है वो उससे भी पिछले आउटपुट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम स्टेप में बहुत पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन आरएनएन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट गो वेरी डीप इन टाइम। आप जितना पीछे जाते रहोगे उसमें वही प्रॉब्लम आएगी कि ये बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा और इसकी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यानी आप बहुत पास्ट के डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को हैंडल नहीं कर सकता आरएनएन। आरएनएन की प्रॉब्लम क्या है, ये वैनिशिंग ग्रेडियंट में फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक जुमला लिखा हुआ है, आपको उसको एनालाइज करना है। अब आप एक वर्ड पे हो, उससे आप 2 वर्ड पीछे देख सकते हो, लेकिन अगर आप जो है जुमले के बिल्कुल शुरू में नाउन था, अब प्रोनाउन शुरू हो गया, तो ये प्रोनाउन ही लिखा हुआ है। ही का क्या मतलब है, ये जुमले के ये ऐसे स्टार्ट होने के शुरू में लिखा हुआ है कि ही का ये मतलब है, नाउन इस्तेमाल हुआ है। अक्सर आप ऐसे करते हो ना, नाउन इस्तेमाल करते हो, उसके बाद बार बार तो नाम नहीं लिखते ना बंदे का। जैसे मेरे बारे में लिख रहे हैं कि डॉक्टर नुमान जो है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, फिर दोबारा थोड़ी कहेंगे कि डॉक्टर नुमान जो है पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं। आप लिखेंगे ही ऑल्सो वर्क्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कुआलालंपुर, तो उसके बाद ही लिखोगे, फिर उसके बाद डॉक्टर नुमान के बारे में जितनी भी बातें लिखोगे ही से लिखोगे। लेकिन अब आपको लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को एनालाइज करने के लिए ही किस चीज़ को रेफर कर रहा है,
बिल्कुल शुरू में जाके देखना पड़ेगा स्पीच के। इतनी लंबी डिपेंडेंसी RNN हैंडल नहीं कर सकता। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैरी। ये कैरी जो है, कैरी ही साथ में जा रही होती है। लास्ट आउटपुट के अलावा एक और चीज होती है कैरी। तो अब हमारा आउटपुट 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहले 2 चीजों पे था, इनपुट और लास्ट आउटपुट के ऊपर। अब तीसरी चीज क्या आ गई है? कैरी भी आ गई है। अब ये कैरी की कैलकुलेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने जो है जो पास्ट का डेटा याद रखना है। कैरी, ये देखें ये आउटपुट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। U जो है हमारे पास स्टेट है, W जो है सॉरी स्टेट है, स्टेट का वेट U है, U0, इनपुट है, इनपुट का वेट W0 और कैरी है, कैरी का वेट V0। तो 3 चीज़ों पे हम डिपेंड कर रहे हैं, स्टेट के ऊपर, इनपुट के ऊपर और कैरी के ऊपर। लेकिन अब कैरी को कितना वेटेज देना है, इनपुट को कितना वेटेज देना है, स्टेट को कितना वेटेज देना है, ये भी हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही आ रहा है। देखिए इसकी लर्निंग हो रही है, इसके वेट्स हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क से लर्न हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कैरी जो है ना, कैरी के लिए हमें जो है 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात तो ये कि हम कैरी जो आ रहा है उसमें से हो सकता है कि बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ें भूल जाएं। तो एक फॉरगेट गेट है जिससे वो गुजरेगा तो वो अपनी कुछ चीज़ें भुला देगा जो काम की नहीं है। और एक जो है इनपुट गेट है, इनपुट गेट बता रहा है कि कुछ नई चीज़ें याद रखनी है। और एक है केटी, केटी बता रहा है कि क्या चीज़ याद रखनी है। यानी जब पुराना कैरी है, ये आखिरी लाइन देखें आप लोग ज़रा, नया कैरी कैलकुलेट हो रहा है। नया कैरी कैलकुलेट हो रहा है इस तरीके से कि जो पुराना कैरी है CT पुराना कैरी है, CT+1 नया कैरी है। पुराना कैरी जो है उसमें से कुछ हिस्सा फॉरगेट करना है, कुछ याद रखना है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको फॉरगेट गेट से, तो पुरानी वैल्यू कुछ भूल गया और कुछ नई वैल्यू। IT का मतलब है इनपुट लेना है, कुछ नई वैल्यू। क्या इनपुट लेना है वो बता रहा है KT। तो कुछ नई चीज़ याद रखनी है, कुछ पुरानी चीज़ भूल जानी है। LSTM में समथिंग टू फॉरगेट एंड सम न्यू थिंग टू लर्न। इस तरीके से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को याद नहीं रख सकते, तो उसमें से कुछ हिस्सा भूल जाएं और कुछ नई चीज़ें भी लर्न करें साथ साथ। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ LSTM। तो ये मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन सिनेरियोज में वेयर वी हैव द सीक्वेंशियल डेटा। मेकिंग अ करियर इन AI, थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को मोटिवेशन तो दे दी है शुरू में ही कि तकरीबन 47% ऑफ दी जॉब्स आर गोइंग टू वाइप आउट एंड दैट इज प्रेडिक्टेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द टॉप 10 यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड, दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। तो इफ दे आर प्रेडिक्टिंग, डेफिनेटली दे have certain weightage, their quotation has some weightage, so we should seriously consider। अब अगर आप लोग जो है मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग पे काम करने के 2 तरीके हैं। या तो आप प्योर एकेडमिशियन बन जाएं, ठीक है। प्योर एकेडमिशियन बनते हैं तो आपको मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स खुद से डेवलप करने पड़ेंगे, टूल्स खुद से डेवलप करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स। जितनी भी बड़ी कंपनी है, अमेज़ॉन हो गया, अमेज़ॉन का डेस्टिनी के नाम से एक फ्रेमवर्क है। गूगल है, गूगल पे आप काम करना चाहें, गूगल ने अपने क्लाउड में API दी हुई है। अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्लाउड पे चले जाएं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल्स के थ्रू अपने मॉडल्स बना सकते हैं, अपने मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या आप फ्रेमवर्क को यूज़ करके थोड़ी सी कोडिंग करके। तो अमेज़ॉन वेब सर्विस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन लर्निंग की API, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर सकते हैं। लेकिन आप
फ्रेमवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन का डेस्टिनी हो गया, गूगल का टेंसरफ्लो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का CNTK के नाम से है, अपाची का स्पार्क है, और बहुत सारे हैं, अलीबाबा का एलियोन के नाम से, कैफ़े है, फेसबुक का पाइटॉर्च के नाम से है। लैंग्वेज की बात है जहाँ तक कि यू नीड टू सेलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो आप R सेलेक्ट करेंगे, जावा सेलेक्ट करेंगे, पाइथन करेंगे। तो पाइथन इज राइट नाउ लीडिंग। पाइथन जो है नंबर 1 मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, आई मीन। और उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है वो टेंसरफ्लो है। तो थोड़ी सी बात टेंसरफ्लो पे भी कर लेते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ पाइथन तो यू शुड स्टार्ट विद फर्स्ट लर्निंग पाइथन। पाइथन आप लर्न कर सकते हैं, कोर्सेरा के ऊपर जाएं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे पाइथन के। deeplearning.ai की पूरी स्पेशलाइजेशन है, उसको करें आप। लाइब्रेरीज में आपको numpy सीखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, पेंडास है डेटा साइंस की लाइब्रेरी है। अगर आप ये 2 लाइब्रेरीज भी सीख जाते हैं, numpy और पेंडास, जिसमें से पेंडास जो है थोड़ी सी बड़ी है, numpy तो बहुत छोटी सी है, तो उसके बाद भी यू कैन गेट अ गुड डेटा साइंस जॉब पेंडास पे अगर काम आते हैं आपको। देन हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, मैटप्लॉटलिब जो है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, फिर फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, scikit-learn है, टेंसरफ्लो है, इसको इस्तेमाल करें। टेंसरफ्लो जो है एक पाइथन बेस्ड न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क है जो सन 2015 में नवंबर में आया था, ठीक है जनाब। रन्स हाईली ऑप्टिमाइज C++ कोड, तो इसमें जितनी भी बैकएंड की कोडिंग है वो तो C++ में हुई हुई है, तो बहुत फास्ट है। और आसानी ये है कि इट्स लाइक अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट डिफरेंट कंपोनेंट्स। आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने लाइब्रेरीज बनी हुई हैं प्री डिफाइंड, जैसे कासिम भाई ने दिखाया, सीक्वेंशियल हो गया या डांस हो गया, ये लाइब्रेरीज हैं, उनको इंटीग्रेट करना है आपने। आपको 4 लेयर चाहिए, 4 बार डांस लिख दिया आपने तो 4 लेयर बन गई। आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के लिए चाहिए कॉन्वोल्यूशन 2D के नाम से जो है क्लास मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर ले आप। तो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली इंटीग्रेट डिफरेंट प्री डिफाइंड प्री बिल्ट इन कंपोनेंट्स टू कोड, ठीक है जनाब। कंक्लूड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। CNN मैंने आज आपसे डिस्कस किया, यूनिवर्सल एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटर विजन की बात करेंगे तो पहला नाम जो सामने आएगा वो CNN का। इसी तरीके से RNN जो है उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन CNN और RNN को जो है यू कैन यूज देम फॉर प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल डेटा एज वेल। तो जनाब थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा चैट पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं वो ले लूँ। अच्छा वेबकैम का मसला क्या है? रेलू जो है बेसिकली रेलू से पहले जो है हमारे पास 10H वगैरह इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। रेलू की वजह से ये फ़ायदा होता है ना कि रेलू अगर आप उसको प्लॉट करके देखें तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ पे 0 दे रहा होता है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो रेलू को यूज़ करें, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ट्राई अदर एक्टिवेशन फंक्शन, नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो है रिजल्ट अच्छे आते हैं रेलू के ऊपर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? कोर्सेरा की स्पेशलाइजेशन लर्निंग के लिए तो बहुत अच्छा है बेटा, वर्थवाइल। अगर आप जो है समझ रहे हैं कि उसको मैं शो करके कोई जॉब मिल जाएगी तो डेट आई कैन नॉट से, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि क्रेडिट देती हैं कोर्सेरा को। अगर आप कोर्सेरा पर कोर्स कर लेते हैं तो आपके कुछ क्रेडिट आवर्स कम हो जाते हैं, लेकिन आप असल तो आपको काम आना चाहिए ना। एंड्रयू NG के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकली बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आसान लफ्ज़ों में समझाया गया है, ठीक है। विच ऑप्टिमाइज़र इज़ बेस्ट? एडम जो है डेट इज़ बेस्ट। बाकी जो ऑप्टिमाइज़र्स हैं वो पहले यूज़ होते थे, लेकिन एडम जो है, एडम हो गया, SGD हो गया, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। एडम इज़ दी बेस्ट, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है।
अच्छा, जीपीटी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, कासिम भाई एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी नमन भाई, GPT-3 जो है या 2 आपका पुराना यानी था, ओपन सोर्स है और NLP के लिए इस्तेमाल होता है और ये पूरी एक पाइपलाइन आपको दे रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो एंड टू एंड आपकी एप्लीकेशन इसके ऊपर बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एआई की लर्निंग के लिए विंडोज़, बिल्कुल इट्स ओके, यू कैन यूज़ विंडोज़। ज़रूरी नहीं है लिनक्स पे जाना, लेकिन लिनक्स पे जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आप टेंसरफ्लो पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये ना सोचें कि हमने डेवलपमेंट करनी है, आप ये सोचें कि हमने जो है ना अपना एक नाम बनाना है, तो बड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम करने की कोशिश करें। ठीक है। व्हाट इज़ दी फिल्टरिंग प्रोसेस इन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क? तो इमरान भाई, जो मैंने बताया ना कि ये कॉन्वोल्यूशन लेयर जो होती है, ये फिल्टर कर रही होती है इमेज को ना। ये बेसिकली जैसे इसमें एक होता है, जब आप कर्नल की कुछ वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है डेरिवेटिव ऑपरेटर लग जाता है, तो डेरिवेटिव जो है वो फिल्टरिंग का काम कर रहा होता है। सिर्फ जो है उसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी एजेस होती हैं वो निकल पाती हैं, तो ये डेरिवेटिव का काम कर रहा होता है। बाज़ जगहों पे शार्पनिंग का काम कर रहा होता है, बाज़ जगहों पे ब्लरिंग का काम कर रहा होता है। अच्छा कासिम भाई, अगर आप आंसर देना चाहें, गूगल मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म ये कोर्स कितना वर्थफुल है? जी, चैट पे। अच्छा, देखिए लर्निंग के लिए तो जो भी आप जब इनिशियल स्टेट पे होते हैं तो जो भी सीखने को मिले आप सीखें, लेकिन ये कि बुनियादी आपको प्लेटफॉर्म पता है, आपको एक ट्रैक पता है, उसके ऊपर आप चलें। उसके बाद फिर गूगल के, IBM के जितनी चीज़ें मिले, मैं तो बोल रहा हूँ कम है, जितना सीख सकते हैं सीखें। अच्छा, सबा का क्वेश्चन है, इससे सुना है जॉब एंड हो जाएगी एआई से ना? जी बेटा, एआई से तो ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब एंड हो जाएगी। ठीक है, तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जीपीटी से कह रही है। कासिम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जीपीटी का मुझे इतना आइडिया नहीं है। नहीं, GPT से देखिए ये आसान एक पाइपलाइन बनाई है ना NLP के ऊपर वर्क करने के लिए। तो NLP स्पेशलाइजेशन अगर आपको करनी है तो GPT-3 का आप इस्तेमाल करें, बहुत आसानी से और बहुत सारी आपकी एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हैं। अच्छा, दुलकिफल कह रहे हैं कि नमपाई पेंडास आरएनएन पे काम आता है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो काम कितना आता है उस पर भी डिपेंड करता है ना। आप अगर पेंडास आपने अच्छे तरीके से सिर्फ पेंडास की लाइब्रेरीज पढ़ ली हैं, फिल्टरिंग और डेटा क्लीनिंग ये चीज़ें नहीं आती आपको अच्छे तरीके से, तो वरना तो पेंडास की इतनी जॉब्स आपको जो है अपवर्क पे है, फ्रीलांसर पे इतने आपको जो है प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये इनफ है आपके लिए ना जॉब के लिए। तो लेकिन ऑब्वियसली आप लर्न करते रहें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Sir, now we should wind up. ओके, थैंक यू। Sir, thank you so much for coming. बोथ सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और एंड में ये कि अगर आपके पास अभी तक जिसने अटेंड किए इवेंट, उनके पास अभी एक ईमेल आ चुकी होगी। अगर वो सर्वे फॉर्म भरें तो उससे ये होगा कि आपको जो deeplearning.ai के कोर्सेरा के ऊपर कोर्सेज हैं उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग वो सर्वे फिल करें और उसमें हमें रिव्यू दें। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।